नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। लोकतंत्र के मंदिर में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है। विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब इस वक्त सरकार दे रही है और साथ ही इसी संसद से आतंकी देश पाकिस्तान को भी दो टूक संदेश गया है, यानी कि आतंक का सफाया। एक तरफ जहां पर विपक्ष इसी संसद में सरकार की विदेश नीति को फेल बता रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर भारत की विदेश नीति का डंका बजा रहे हैं। यूके में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और दूसरी तरफ हिंद महासागर में मालदीव्स की नई सरकार को दो टूक। क्या मोदी भारत की विदेश नीति में अब पर्सनल कनेक्ट नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन लेकर आ रहे हैं? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। सर, पहले सवाल के साथ मैं शुरुआत करती हूं और आज हमने जेसी शो की हेडलाइन रखी है कॉलोनियल एरा टू ट्रेड पार्टनरशिप। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं गुलामी से आज़ादी की ओर। नरेंद्र मोदी का एक और चमत्कार, वो भारत जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक उपनिवेश था भारत, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में पॉलिटिकल पोजीशन एक्वायर कर ली थी। सैकड़ों वर्षों तक देश गुलाम रहा। आज वही गुलाम देश कंधे से कंधा मिलाकर उस देश के साथ खड़ा है जिसने हमें गुलाम बनाया था। तो ये चमत्कार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा उपनिवेशवाद से आज़ादी की ओर, बराबरी की ओर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की ओर जो है। तो ये एक परिवर्तन को जो सदियों में कभी कभी देखने को मिलता है। ये वो मोमेंट है जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। खुद प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के लिए गर्व का विषय है, भाजपा के लिए गर्व का विषय है कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक ऐसा क्षण आया जिनके कार्यकाल में हम गुलाम थे। आज हम उनके समक्ष खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं और उनसे बेटर स्थिति में खड़े हैं, ग्लोबल लीडर बन के खड़े हैं, रादर टू सम एक्सटेंट उनको डिक्टेट कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि फ्रॉम कॉलोनियल एरा टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज ऑल। So how do you define the basic concept of free trade agreement, FTA? इसका बेसिक कंसेप्ट होता है टैक्स फ्री रिजीम, जहाँ ना आना न जाना, न कोई टैक्स मांगे न कोई टैक्स दे। जब दो या अधिक देश आपस में एक संधि करते हैं कि हमें व्यापार को सुगम बनाना है, व्यापार को सरल बनाना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, आर्थिक आज़ादी लानी है, कम से कम टैक्स करना है और वर्चुअली देखा है तो टैक्स फ्री रिजीम, इसे कहते हैं टैक्स फ्री ट्रेड। तो बेसिक कंसेप्ट उसका ये होता है। और भारत ने जो किया है, जो प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए कहा जा सकता है इट्स ए बोल्डेस्ट liberalized trade agreement with any Western power, with any Western economy. So this is all on this issue. Sir, adding to this question only, what are the basic highlights of India-British trade agreement? Highlights तो बहुत हैं। बेसिकली अगर आपने कहा सवाल बेसिक, तो बेसिक सबसे पहला इसमें ये है जो पीयूष गोयल ने कहा है, लैंडमार्क एग्रीमेंट एंड ट्रेड विल बी डबल बाय 2030। मतलब 5 साल के अंदर आज जो 56 अरब का हमारा जो व्यापार है आपसी जो है, वो बढ़ करके 120 अरब डॉलर हो जाएगा। सबसे पहला इसका ये है। इंग्लैंड का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो 36 अरब डॉलर है, हमारा है 20 अरब डॉलर। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हमारे फेवर में है, ये और बढ़ेगा। और 2040 में अगर हम इसको देखेंगे जाके तो 39% व्यापार दोनों देशों के बीच में और बढ़ चुका होगा। दैट वे जो है, तो एक तो होगा कि व्यापार सबसे जो है डबल होगा दोनों देशों के बीच में। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि 99% एक्सपोर्ट जो हैं वो फ्री हो गए हैं, टैक्स फ्री हो गए हैं। कस्टम 15 से 3% रह गया है। एक ऐसा दृश्य इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो 99% जो है आपका एक्सपोर्ट जो है ब्रिटेन को वो फ्री हो गया है। तीसरा इसमें ये है जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इट्स ए नेचुरल जो पार्टनर्स हैं, तो नेचुरल पार्टनर्स जो है इतिहास को एक नए स्वरूप से लिख रहे हैं देखा जाए तो। और उन्होंने कहा है कि इसका लाभ जो फार्मर्स को मिलेगा, एमएससीज को मिलेगा, औरों को मिलेगा। तो ये जो बेसिक 3 उसके कैरेक्टर हैं, बल्कि कहिए कि 2 ही कैरेक्टर हैं, एक तो व्यापार का दुगना होना और 99% जो है ना एक्सपोर्ट्स का फ्री हो जाना, ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। जी सर, इस ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में क्या क्या सस्ता होगा और क्या क्या महंगा? बेसिकली तो सस्ते की ओर है सब कुछ देखा जाए तो। गिनने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, ठीक, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब तो सस्ते होंगे। और उसके साथ में जो है फूड है, फुटवियर है, एंड देन ऑटोमोबाइल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मोबाइल है। और सबसे बड़ी बात है महंगी कारें जो ब्रिटेन से आती हैं यहाँ पे जो ना वो सस्ती हो जाएंगी। आप चाहते हैं महंगी कार खरीदना तो स्वर्णिम काल है भारत में, ब्रिटेन से आने वाली स्वर्णिम काल को
खरीदने का जो है, तो ये सब सस्ता होगा बेसिकली जो है। तो एक बिल्कुल एक स्वर्णिम ऐसा युग आ रहा है भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में, जहाँ भारत इज़ ए गेनर जिसे कहना चाहिए, और सब कुछ आपको ब्रिटेन से जो है वो सस्ता भेजना है आपको, यहाँ से सस्ता पड़ने वाला आपको जो है। तो बेसिकली ये जो महंगे की बात आ रही है, तो थोड़ा बहुत कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर इवेंट्स हैं, कुछ एक किस्में ऐसी हैं शराब की जिससे कहना चाहिए जिन पे कुछ टैक्स बढ़ सकता है, महंगा हो सकता है। बाकी 98% चीज़ें सस्ती हैं, और इसका मैसेज ये है कि एक सस्ते इंग्लैंड के व्यापार की ओर जो है ना, हम इस एग्रीमेंट के बाद बढ़ रहे हैं। सर, पिछले 3-4 साल से पेंडिंग चल रहे इस ट्रेड एग्रीमेंट को आखिर आखिरी मुकाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पहुंचाया, और क्या इसे उनकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जा सकता है? ऑफ कोर्स हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, और कारण इसका है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विल पावर। ये सब घटनाएं ये काम विल पावर से होते हैं, वरना क्या ब्यूरोक्रेसी के अगर आप डिपेंड करेंगे तो मीटिंगें होती रहेंगी विदेश मंत्रालय की, आर्थिक मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की, परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठान ली थी पिछले 3 वर्षों से कि इसको करना है काम को, तो क्लियर मैंडेट उन्होंने पीयूष गोयल को दिया कि इसको करना है। कई दिन तक वो लंदन में पड़े रहे, कभी कहाँ विदेश में गए, कहाँ आए, मीटिंग्स हुई, यहाँ अफसरों काम सौंपा अल्टीमेटली। तो नरेंद्र मोदी की न केवल विक्ट्री है, बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल विल है किसी काम को करने, कमिटमेंट की, जिसे कहते हैं डिलीवरी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। तो नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि विदेश मंत्रालय हो या आर्थिक मंत्रालय हो, आई विल ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। उसी का परिणाम है ये। तो जैसे राजस्थान की ज्वेलरी हुआ, गारमेंट हुआ, टेक्सटाइल हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, वो जो उद्योग हैं, जो बिजनेस है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। मैंने कहा ना, राजस्थान तो गढ़ है इसका, टेक्सटाइल्स का, ज्वेलरी का, आप देखिए हैंडीक्राफ्ट्स का। जो आपके जालौर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, जोधपुर है, सेंटर्स हैं बिजनेस के, ये सब बेनिफिशरीज हैं इसके अंदर। तो राजस्थान इज आल्सो वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज along with all other states of the country in this agreement. जी सर, इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इट्स मोर देन अ ट्रेड पैक्ट। आप क्या कहना चाहेंगे इसके Of course, it is absolutely correct. In fact, it's a landmark judgment and a comprehensive trade deal जिसे कहते हैं, bilateral trade deal. दूसरा क्या है, इससे इंडिया हैज़ emerged as a serious player in business diplomacy, जो पहले नहीं था। तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि टू नेचुरल एलाइज आर राइटिंग ए न्यू हिस्ट्री ए न्यू स्क्रिप्ट। और फिर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि साझा दोस्ती का ये नया ब्लूप्रिंट है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने यही कहा है कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ ए एविडेंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ डिलीवरीज। रादर यूँ कहिए, उन्होंने कहा है कि इट्स ए डिलीवरी ऑफ कमिटमेंट्स जो है बाय बोथ द साइड्स। इट्स सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक पेपर, और ऐसी घटनाएं सदी में एक बार होती हैं, और ये घटना नरेंद्र मोदी कार्यकाल में हुई है। इस बात के लिए राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है, व्यापार जगत उनके प्रति कृतज्ञ है। सर, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में ट्रंप क्या सोच रहे होंगे? ट्रम्प मस्ट बी ए सैड पर्सन दैट वे। और एक बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने कि यूके एंड इंडिया जो है पुल डाउन ट्रम्प्स टैरिफ कार्ड, टैरिफ सिस्टम। इस एक लाइन में सारी बात क्लियर है। ट्रम्प की जो दादागिरी टैरिफ ठोकने करने की, देखने की, तो देखा ये क्या हुआ भाई, मैं तो चर्चा कर रहा था अभी नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी फाइनल करके आ गए। तो एक रास्ता हो गया ना, एक टॉर्च जिसे कहते हैं, रास्ता दिखा दिया। अब जो जिन शर्तों में नरेंद्र मोदी ने किया, डोमिनेटिंग कंडीशंस पे किया है, अब ट्रम्प भी सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन ने जब ये कर दिया तो हम क्या करें। तो एक लिमिटेड फैक्टर हो गया ना ट्रम्प के सामने। तो एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प मस्ट बी ए सैड पर्सन, और वो सोच रहे होंगे, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, कि नरेंद्र मोदी से कितना बार्गेन करूं, कितना बार्गेन नहीं करूं, क्योंकि मोदी इज़ अ टफ बार्गेनर, ये खुद ट्रम्प कह चुके हैं। तो अब ये एक चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए भी है कि जिन शर्तों पे उन्होंने, जिस डोमिनेंस के साथ उन्होंने ये ब्रिटेन का समझौता फाइनल किया है, इन्हीं शर्तों के साथ वो ट्रम्प के साथ फाइनल करते हैं। बट एट द मोमेंट एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज से ट्रम्प मस्ट बी a disappointed person and must be worried how to face Narendra Modi in the coming days on their final deal. परफेक्टली सेड सर। सर, आखिर कहाँ तक पहुंची है भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील? इस प्रश्न के दो टुकड़े हैं। जहाँ तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, भारत और उनके साथ जो डील है अंतिम चरण में है। अमेरिका के साथ होने वाली डील का इंतजार है, आसपास होंगी दोनों डील। जहाँ तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच का प्रश्न है, उनकी डील हो गई है। ट्रंप ने, वो कमज़ोर पार्टी है, उसको दबा लिया है, उनको 15% टैरिफ पे एग्री करा लिया है एक प्रकार से। और साथ ये भी दादागिरी की उसके साथ में कि $750 मिलियन का जो है वो ग्रीन पावर मुझसे आप खरीदेंगे, ग्रीन एनर्जी खरीदेंगे, जो EU कंट्रीज़ हैं वो खरीदेंगी, और प्लस $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में आकर के करेंगे। तो दे आर नो ऑप्शन, अमेरिका के प्रभाव में, दबाव में है। जहाँ तक हमारा सवाल है, जो मैंने आपसे कहा, EU के साथ जो डील है वो कभी भी उससे किसी भी समय हो सकती है, और हमारी शर्तों पर होगी वो डील, ये तय है।
मतलब सर भारत अमेरिका को झुकाएगा और आधिकारिक तौर पर कब तक माना जाए हाँ। इस ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा हो जाए? जो डील यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ होने वाली है और जो डील अमेरिका के साथ होने वाली है, उनकी जो टाइमलाइन है वो दोनों आसपास होंगी, अगस्त के दूसरे सप्ताह में भी हो सकती हैं। रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। तो अभी 2 डील की हैं अमेरिका ने, जिससे पता लगता है। एक डील उन्होंने की है EU कंट्रीज़ के साथ में, ही हैज़ ए अपर हैंड, 15% टैरिफ लगा दिया उन पे, प्लस उनका कंपल्शन करके उनको मजबूर करके उनका इन्वेस्टमेंट और लाएं और परचेज भी उनसे कर रहे हैं, पैसा उनका वहाँ लगवा रहे हैं। तो अब जो है, अब अमेरिका, यहाँ तक सवाल है झुकने झुकाने का, तो EU के अंदर अमेरिका की जीत हुई है, ठीक है। इसी तरह से इंडोनेशिया में अमेरिका की जीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि भारत की डील भी इंडोनेशिया के पैटर्न पे होगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 15% लगाया उन्होंने, तो हम भी, हमारे यहाँ भी मान लीजिए कि जो टैरिफ अभी 10% है, उससे ज़्यादा पे डील कहीं न कहीं फाइनल होगी। फिर दूसरी डील उन्होंने की है जापान के साथ में, तो अमेरिका ने अपनी शर्तों पे डील की है। ये दोनों डील भारत के लिए चिंता का विषय है, तीनों डील, अमेरिका की डील, यूरोपियन कंट्रीज़ की डील और जापान की डील। अब भारत क्या करता है, वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। जापान में क्या किया उन्होंने, जापान इज़ ए फोर्सफुल कंट्री, वो नहीं मान रहे थे। 2 मुद्दों पे ट्रंप ने उनको दादागिरी से झुकाया उनको। पहला सवाल था, वहाँ चावल जो होता है जापान में, वहाँ की जनता खास किस्म का चावल खाती है, उनको पसंद है। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकन चावल वहाँ पे जाए, एक्सपोर्ट हो, वहाँ इम्पोर्ट हो, जो है। जापान ने इनकार किया, उनका नहीं करना पड़ेगा, जापान को सरेंडर करना पड़ा, जापान को उनकी बात को मानना पड़ा। दूसरा इशू था कार्स के बारे में। जो कार हैं, जापान में बहुत अच्छी अच्छी किस्म की गाड़ियाँ बनती हैं, उनका नो अमेरिकन व्हीकल इन जापान, लेकिन अल्टीमेटली मानना पड़ा। तो जापान जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को ट्रंप ने झुकाया। इंडोनेशिया तो छोटा राष्ट्र है, झुकाया। EU तो वैसे अलाइड है। अब भारत है उनके सामने, तो भारत झुकेगा क्या झुकाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पे, जो है कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज़ करेंगे। सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। और आपने कहा कब होगी डील, तो समय सीमा तो ये है कि संभावना है अगस्त के 2nd वीक में होने की, लेकिन भारत सरकार को जल्दी नहीं है, वो किसी टाइम लाइन से नहीं बंधना चाहते। उन्होंने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा गाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो आने वाले दिन काफ़ी रोचक होंगे कि नरेंद्र मोदी कितना बार्गेन करते हैं ट्रंप के साथ में। सर मैंने ये भी सुना है कि भारत के साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डील की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई में पाकिस्तान अमेरिका के गुड बुक्स में आ चुका है? ऑफ कोर्स 2 टुकड़े हैं इसके। एक तो है क्या पाकिस्तान और उनके साथ होने वाली हो सकती है, भारत के साथ साथ करेंगे, क्योंकि ट्रंप का पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, जिसे कहते हैं बिजनेस इज़ ए प्रायोरिटी। अब उनको सामने दिखता है वहाँ पे जो है कि उन्होंने उसकी सिफारिश कर दी कि उनको विश्व शांति पुरस्कार दिया जाए। करेंसी का मामला है, रेयर मिनरल्स का मामला है, तो ये मान के चलिए कि एक ट्रेड डील उनके साथ होने वाली है। और सेकंड ये है कि जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं उनके सुधर गए हैं। अब पाकिस्तान इज़ नो मोर एलोन कंट्री, आइसोलेटेड कंट्री एज फार अमेरिका इज़ कंसर्न। जो पहले था, उन्होंने उस संकट से उसको जनरल को निकाल लिया, उसको लंच पे बुला लिया है, आपने देखा वहाँ पे जो है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ साथ जो है अमेरिका और पाकिस्तान की डील भी होगी। दो पाकिस्तान इज़ ए बैगर, हैज़ नो चॉइस, हैज़ नो बार्गेन, बट स्टिल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करना, उसको ठंडे बस्ते से निकाल के बाहर लाना, घर से निकाल के अपने बराबर खड़ा करना एक बड़ी बात है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वो डील भी होने वाली है। So America now says Pakistan is a reliable anti-terror partner. So how do you see Trump's U-turn on terrorism? एब्सोल्युटली, ही इज़ बेसिकली यू टर्न मैन। अगर हम कहेंगे सदी का यू टर्न मैन कौन है तो पुरस्कार ट्रंप को जाएगा। उसकी टोटल घोषणाएं, टोटल उससे यू टर्न लेना, ही हैज़ मेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एज फार एज द यू टर्न इज कंसर्न। और कितना बड़ा मजाक है, जिस बिन लादेन ने अमेरिका को बर्बाद किया, हज़ारों लोग मरे उस घटना के अंदर, 9/11 देखिए उसमें जो है, और वो मिला कहाँ, बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर। संसार में जितना भी टेरर है उसकी जड़ है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो पाकिस्तान में बिल्कुल करेक्ट है। इसके बावजूद केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए या कंट्री के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, आप यूँ मान लीजिए, कंप्रोमाइज़ करना, यू टर्न लेना और ये कहना कि पाकिस्तान जो है ना एक नेचुरल हमारा एलाई है एंटी टेरर में, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। दैट वे जो है भारत के लोग हंसते हैं, संसार के लोग हंसते हैं कि क्या है ये, इस अमेरिका से कहाँ उम्मीद की जाएगी टेरर में हमारे साथ खड़ा होगा। तो बिल्कुल यू टर्न लिया उसने,
and this is most unfortunate for America and as well as for India also, कि अमेरिका जैसा देश जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ था, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है संसार में, वो आज छोटे मोटे फैक्टर्स के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के लिए कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इट्स ए नेचुरल एलाई, इज ए फिनोमिनल एलाई इन आवर एंटी टेरर कैंपेन. अनफॉर्चुनेट. जी सर, ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को खुली चेतावनी दी कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भारत से हायरिंग बंद करे. सर क्या हुआ इस धमकी का? अगर इट्स ए फ्लॉप शो एज अदर शोज. ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं है और मैं हैरान हूँ कि ट्रंप का कोई ओएसडी उनको बताता क्यों नहीं है कि आपने इतनी धमकियाँ दी थी, इतनी वार्निंग दी थी, इतना बाहम मरोड़ी थी लोगों की, कुछ हुआ नहीं परिणाम. इसका मुझे कोई परिणाम नहीं दिखाई देता. गूगल को चेतावनी दी थी उन्होंने इनकार कर दिया. नहीं, हम तो इंडिया में ही हैं. एप्पल को चेतावनी दी थी, उन्होंने इनकार कर दिया. उनकी चेतावनियों का अभी कोई असर नहीं है. इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ जो उन्होंने चेतावनियाँ दी है. बाकी है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज. ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि अगर वो बीच में नहीं आता तो आज भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा होता, ये लड़ाई चल रही होती. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कुछ लोगों का कहना है कि क्षमा कीजिए, ट्रंप हैज़ गॉन मेंटल. जो है सब हंसते हैं इस बात पे, सारा संसार हंसता है. 72 टाइम्स उन्होंने इस घोषणा को दोहराया है और 72 टाइम्स थक गए नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देते देते कि भैया नहीं है, आपका कोई नहीं था, ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी, आपका कोई एहसान नहीं, हमें हमारा काम करने दो, हमें बख्श दो, जिसे कहते हैं. मानते नहीं, फिर बोल देते हैं. ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑफ राजनाथ सिंह एंड जयशंकर. देखा जाए तो अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं. और उन्होंने फिर बयान दे दिया, फिर टाइम ख़राब हुआ. राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि नहीं ये गलत है इनके आरोप, जयशंकर को कहना पड़ा कि ये आरोप इन गलत हैं. इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वही है जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं था, किसी का दबाव नहीं था. हमने पाकिस्तान के घुटने टिका करके उनके अनुरोध पे इस समझौते को किया है. एंड दिस इज़ ऑल. लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 10 दिन में ट्रंप फिर दोहराएंगे इस बात को 2-3. तो आप मेंटली तैयार है इस बात को, बट जस्ट इग्नोर इट. Sir, everyone thinks that he has picked this new hobby, चेतावनी देना, धमकी देना, बयानबाजी करना. लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में एक और धमकी दी है कि अगर 10-12 दिन में रूस ने यूक्रेन के साथ समझौता नहीं किया तो रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. क्या लगता है, सच में कर पाएंगे ट्रंप ये? कुछ नहीं कर पाएंगे वो. रशिया को ऐसी चेतावनी 4 बार पहले दे चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर. जो है कुछ नहीं. अब उन्होंने क्या है कह दिया, बस एक मूड है, एक स्पर ऑफ मोमेंट आता है उनको धमकी देने का, दे दिया उन्होंने. कुछ नहीं कर पाएंगे रशिया का, आप देख लीजिए. और रशिया को धमकाने के लिए एक और उन्होंने कह दिया है कि मैं आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा. टैरिफ जैसे अलादीन का चिराग हो, आप कुछ भी कर सकते हैं टैरिफ से. ऐसा कुछ नहीं होने वाला टैरिफ से. टैरिफ का काट पीट चुका है संसार में अमेरिका का, जो है आपने कितने केसेस में देखा. फिर और दूसरा क्या किया उन्होंने, ब्रिटेन में अपने परमाणु जो थे शिप वो वहाँ भिजवा दिए, एक मैसेज देने के लिए कि पश्चिमी राष्ट्रों की सुरक्षा, यूक्रेन की सुरक्षा अगेंस्ट रशिया मेरी जिम्मेदारी है. सबसे बड़ी बात है ना, जो परमाणु कार्ड है उसे खिलौने की तरह खेल रहे हैं वो. खुद तो मरेंगे, सबको मरवाएंगे यहाँ परमाणु बम से किसी दिन. जो है पता नहीं चले बम किसने चलाया, और फिर कह देंगे सॉरी. सॉरी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा. दैट विज है. तो कुछ नहीं होने वाला उनकी धमकियों का, उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला. ऐसा मेरा मानना ये. रशिया भी हंसता होगा. और बहुत सारे मामलों में तो पुतिन एंड ट्रंप आर हैड बीन नेचुरल एलाइज. आम आरोप लगता रहा है ट्रंप पे कि पुतिन की सहायता से चुनाव जीते हैं, पर ट्रंप का तो कोई सिस्टम है नहीं ना. इसलिए बहुत से लोग कहते हैं इज गॉन मेंटल, डोंट टेक हिम सीरियसली. तो कुछ होने वाला नहीं है. संसार में हर व्यक्ति सुबह सबसे पहले उठ के चाय की चुस्की के साथ अखबार में देखता होगा कि एक्स पर ट्रंप ने अब क्या नया पोस्ट किया है. तो उनके इस टैरिफ ट्वीट मेनिया को आप कैसे देखते हैं? ब्रिलियंट. चाय एक रस्म है, भारत में पीते हैं, विदेशों में होगा शायद, कोई ग्रीन टी पीता होगा, कुछ कॉफ़ी पीता होगा, ब्लैक टी लेता होगा, कुछ हाँ कुछ भी जो है. अब एक नया रस्म आ गई कि चलो चाय तो पीते हैं. देखें ट्रंप ने आज क्या कहा है, 280 शब्दों में उसने क्या कहा है. दिस बिकम ए फैशन ऑफ द डे जिसे कहते हैं. और ट्रंप मानते नहीं हैं. और 280 वर्ड का जब तक एक वो ट्वीट नहीं डाल देंगे तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा. और होता क्या है, ट्रंप बोलते हैं संसार के सारे रिजर्व बैंक, उन देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनके वित्त मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, एक्सेप्ट पीपल 1 or 2 एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी एंड 1 or 2 अदर कंट्री, चाइना छोड़ दीजिए इनको आप जाए, वो सारे घबराए रहते हैं ट्रंप ने क्या कहा. उनकी दिनचर्या ट्रंप की उंगली के एक इशारे से चलती और बंद होती है. मार्केट उनके एक उंगली के इशारे से खुलता है और बंद होता है. तो सब लोग बहुत परेशान हैं. और लोग ये कह रहे हैं इट्स ए ग्लोबल थ्रेट, इट्स ए ग्लोबल न्यूसेंस एवरी मॉर्निंग, कि वहाँ से आता है फिर उसमें लग जाते हैं, शाम होते होते फिर पता लगता है 3 दिन बाद कि ट्रंप वाज नॉट सीरियस. उन्होंने डेट बढ़ा दी आगे, या उसको वापस ले लिए, या उसको मॉडिफाई कर दिया है.
तो बात सही है आपकी, ट्रंप का जो ये ट्वीट का मीनिया है, इसको वाकई मीनिया कहा जा सकता है। लेट्स सी इससे मुक्ति कब मिलती है। फिलहाल इट्स ए ग्लोबल न्यूसेंस, इट्स ए ग्लोबल कंपल्शन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन कि ट्रंप क्या कहता है, देखो, पढ़ो, सोचो। अब संसार में लोग दुआ करते हैं, आजकल अर्थशास्त्री दुआ करते हैं कि यार ट्रंप से मुक्ति कब मिलेगी, हमें इस ट्वीट से कब मुक्ति मिलेगी। तो लेट्स सी। सर, क्या ये सच है कि ट्रंप की कार्यप्रणाली और उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से सारी दुनिया, यहाँ तक कि जो राष्ट्र मित्र हैं उनके, जो दोस्त हैं उनके, कहीं ना कहीं उनमें भी एक हम देख रहे हैं बेचैनी है, उनमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक इस तरीके की अशांति हो गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। ऑल पीपल आर नॉट इमेच्योर लाइक ट्रंप, आप यूँ कहिए, अनप्रेडिक्टेबल लाइक ट्रंप। सुलझे हुए देश हैं, सुलझे हुए राष्ट्रपति हैं, सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं, और ख़ासकर उनके एलाइज हैं जो, या यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं और लोग हैं, इवन चाइना, रशिया, इंडिया, मन में सोचते होंगे कि यार इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसकी पॉलिसीज़ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है अमेरिका की। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है और रोज़ बदल जाती है। हर देश की एक पॉलिसी होती है। नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी है जो चल रही है आज 15 साल से, 12 साल से चल रही है। वो कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो मतलब हर किसी के साथ हूँ। नॉन अलाइन का मतलब उसका ये है कि हम शांति के साथ हैं, हम युद्ध में किसी के साथ नहीं। एक पॉलिसी उनकी अपनी जो है कि संसार में शांति करनी है और युद्ध अंतिम समाधान नहीं है, समाधान पेपर पे है, डायलॉग से। ये उनकी एक पॉलिसी है और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो चिंतित हैं संसार के राष्ट्र। अमेरिका इतना बड़ा देश है, इसको इतना घुमा देगा ये, और इतना अस्थिर हो जाएंगे, वो भी अस्थिर हो जाएंगे इसके साथ साथ। और ख़ुद अमेरिका में कितना आप देखिए उसका विरोध एक तरह से होने लगा वहाँ पे। कल मैं पढ़ रहा था कि एक अमेरिकन आम आदमी महसूस कर रहा है कि ट्रंप के आने के बाद में सोचा था करोड़ों रुपए बरसेंगे, वहाँ डॉलर बरसेंगे एक्स्ट्रा, औरों से लूट के लाएंगे, टैरिफ से यहाँ बरसाएंगे ला के जो है। कुछ नहीं हुआ। कोई 2 लाख डॉलर का नुकसान हर अमेरिकन को हो रहा है वहाँ इस 6-7 महीने के कार्यकाल में जो है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आई शेयर एब्सोल्युटली योर कंसर्न, योर क्वेश्चन, कि संसार के जो जितने मैच्योर कंट्रीज़ हैं या प्रगतिशील राष्ट्र हैं, वो ट्रंप के इस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से और उसके फ्रीक्वेंट चेंज इन इस पॉलिसी से वो लोग चिंतित हैं। सर, ट्रंप के विरोधी एलन मस्क की टेस्ला कार की भारत में लॉन्चिंग को आप कैसे देखते हैं? लॉन्चिंग ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट है नरेंद्र मोदी का। ये व्यापार को, प्रोत्साहन को, राजनीति से हट के देश में इन्वेस्टमेंट को लाने का एक अच्छा प्रयास है अमेरिका से। और दूसरी बात, इससे ये पता लगता है नरेंद्र मोदी किसी से डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के मन में कोई भय नहीं है ट्रंप और नॉन ट्रंप का। मालूम है पूरी दुनिया को कि एलन मस्क के, टेस्ला के मालिक के और ट्रंप के क्या रिश्ते हैं। भारत ने परवाह नहीं की, नरेंद्र मोदी ने परवाह नहीं की। यहाँ आएगा जो पैसा लगाएगा देश के लिए, आर्थिक प्रगति में योगदान देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका स्वागत है, इररेस्पेक्टिव है नहीं पॉलिटिकल लाइन। शत्रु राष्ट्र तो नहीं है ना, कम से कम चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं है, दैट वे अमेरिका है। और फिर वो खुद नरेंद्र मोदी समझते होंगे ट्रंप का क्या भरोसा, आज उनकी दोस्ती टूटी है, कल को दोस्ती फिर कायम हो जाएगी। तो भारत सरकार भी सोचती है कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर क्या है, एक मार्केट में नया प्लेयर आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, दैट वे आप जो कहिए। फिर एक बात और है, इसका असली इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा जो भारत ट्रेड डील फाइनल करेगा। तो ट्रंप इसी कार को रोकने के लिए क्या करते हैं, या चुप रहते हैं, या क्या करते हैं, दैट इज़ टू बी सीन। हो सकता है ऐसी टैरिफ लगा दें कि उस कार को आने में बाधा पैदा हो जाए। लेकिन फिलहाल कुल मिला के ये है, भारत में इन्वेस्टमेंट को, FDI को अट्रैक्ट करने का नरेंद्र मोदी का बोल्ड स्टेप है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक नई कार की एंट्री हो रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ट्रंप इस कार को लेकर ट्रेड पैक्ट को फाइनल करते समय कोई नया अड़ंगा खड़ा नहीं करे। और सर, ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी कहाँ तक पहुंची? वो डिज़ास्टर है अमेरिकन, उसकी पॉलिसी में इमिग्रेशन के आप देख चुके हैं। 3 तो कोर्ट से उनको डिस्प्लेजर आ चुका है, कोर्ट ने स्टे कर दिया है, बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसको लेकर के। और अमेरिका में लोग इतने परेशान हो गए हैं वहाँ पे जो है। अब ट्रंप की जो पॉपुलरिटी जो ग्राफ है वो 25% पे रह गया टोटल वहाँ पे, आप ये देखिए। और एक व्यक्ति ने ये दावा किया, एक सूत्र ने, 20% है, 25% नहीं है। और कम से कम 40% लोग वहाँ ऐसे हैं इस समय जो अडल्ट हैं और 25+ के लोग हैं, वो ये सोचते हैं अरे पॉलिसी में क्या, किसको डिपोर्ट कर देगा पता ही नहीं है। अब इंडिया और पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ रहते हैं, उनके अमेरिकन लोगों से रिश्ते हैं। अब मान लीजिए आप पाकिस्तान से, मैं अमेरिका में रहता हूँ, दोनों अमेरिका में रहते हैं, आपको ट्रंप ने पता लगा सुबह डिपोर्ट कर दिया, आपके रेड हो गई इमिग्रेशन की। रेड एक नया सब्जेक्ट, इमिग्रेशन रेड कभी नहीं सुना था संसार में, ऐसा अफ्रीका में होती होगी। अब तो किसी पे भी ट्रंप के लोग पहुंच जाते हैं, सुबह के रेड है आपकी इमिग्रेशन की, उनको पकड़ के बांध के ले जाते हैं वहाँ से जो है।
तो अमेरिका में चिंता का विषय है कि हमारा भाईचारा कब तक है, हमारे किस दोस्त को ट्रंप कब उठा के ले जाएगा, या वो जो रेड है उनकी कब किसको उठा के ले जाएगी, तो चिंता का विषय है वहाँ पे जो है। तो बहरहाल ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं कह सकता, बाकी सो फार इट्स ए डिजास्टर इन अमेरिका एंड ऑल अदर कंट्रीज, एंड ट्रम्प्स पॉपुलरिटी हैज़ क्रैश्ड वर्चुअली ऑन दिस पॉलिसी। जी सर, मैंने सुना है कि भारत में स्कॉच विस्की पीने वालों के लिए ये एग्रीमेंट एक वरदान है, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कहते हैं, दिख रहा है। हालांकि शराब पीने वालों के लिए पैसे कोई कीमत नहीं होती, जिसको तलब है शराब पीना है जिसको जैसे, तो लेगा उसको, तलब मारती है व्यक्ति को, तलब के सामने फिर प्राइस की वैल्यू नहीं होती। लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन 150% टैरिफ था, अब 75% टैरिफ हो गया है। अगले 10 वर्षों बाद में जो है ये 40% पे रह जाएगा टैरिफ, आज जो 75% पे है ये। तो लोग खुश हैं इससे, विस्की कंपनियां खुश हैं, विस्की कंपनियां कह रही हैं नया चमत्कार है, इसने राह दिखाई है दूसरे देशों को। और विस्की जो एसोसिएशन है वर्ल्ड की, उसने इसका बड़ा स्वागत किया, उसने कहा पॉजिटिव ग्रोथ की ओर एक बड़ा कदम है। और संसार में मैंने आपसे कहा ही था ना कि शराब का इतना रुतबा है, इतनी डोमिनेंस है कि आप पूरे संसार के नाइट क्लब देख लीजिए और देख लीजिए, आप शाम को जो निकलते हैं तो सिवाय शराब के कुछ नहीं दिखाई देता। मैं 75 देशों में गया, शाम को गया, सुबह गया, देखा मैंने, तो हर समय वहाँ जो जिसको कहते हैं पार्टी कर रहे हैं या नाइट क्लब है, वो केवल शराब है और कुछ प्रोफेशनल वुमेन मूविंग अराउंड जो है। तो शराब में एयरपोर्ट या तो शराब से भरा हुआ है, किसी होटल में चले जाइए तो 500,000 बोतलें आपको दिखाई देती हैं कि बार के अंदर 5 स्टार होटल में जो है। तो ऐसा लगता है सारा संसार शराब में डूबा हुआ है, इतना व्यापार है शराब का देखा जाए तो जो है। और बड़ी संख्या में लोग, और सरकार की आमदनी का एक बड़ा जरिया भी शराब है। तो उस विस्की के ऊपर जो है जो टैक्स इतना कम हुआ है तो लोग मगन हैं, वरदान है उनके लिए एक तरह से जो है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उनके लिए वरदान साबित हो रहा है ये, और पॉपुलर स्टेप है। और बल्कि ये काम ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर अगर इस बात के लिए भारत में वोट मांगें तो कुछ लोग उनको इस बात के लिए वोट दे सकते हैं कि आपने विस्की को सस्ता कर दिया हमारे यहाँ जो है, दैट वे जो है। अब वो उसके पीछे जो फैक्टर है, जो ड्राइविंग फैक्टर, तो नरेंद्र मोदी की डील है, दैट वे जो है। लेकिन फिर भी एक सिंपैथी का माहौल है, जैसे ट्रम्प के प्रति नाराज़गी एंड टू सम एक्सटेंट एक घृणा का माहौल बन रहा है लोगों में, ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रति एक सहानुभूति और एक मैत्री भाव का माहौल बन रहा है कि अरे आदमी ठीक है, हमारे से 99% तो एक्सपोर्ट फ्री कर दिए वहाँ पे, और सही आदमी है ये। सर, राजस्थान में भी एक लीडर को इस बात पर पसंद किया जाता था कि जब उनकी सरकार आती थी तो लिकर शॉप की टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती थी शाम को, तो काफ़ी इससे पसंद किया जाता है लीडर्स को। ये तो सबकी हालत है कि पैसा चाहिए सब सरकारों को। तो शुरू में ये होते 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी दारू की, एक है रूल एक तरह से। लेकिन बाद में खैर 12 बजे तक खुलती है। फिर होता है कि आप साइड भी नहीं पिलाएंगे तो हर दुकान के पीछे पखवाड़ा सा बना होता है, वहाँ शाम को लोग बैठ जाते हैं जाके, और जब टोटल लगाते हैं आप तो हर माह में जाके रेवेन्यू होती है। तो अच्छे अच्छे गांधीवादी मुख्यमंत्री और बिना गांधीवादी मुख्यमंत्री सारे घोषणा करते हैं, मजबूरी है आर्थिक की, क्योंकि फिर बहुत सारी आपको फ्री स्कीम्स, मुफ्त की घोषणाएँ करनी, पैसा कहाँ से लाओ अल्टीमेटली जाए। तो शराब एक माध्यम है। तो जितनी नैतिक घोषणाएँ हम करते हैं उसके प्रति कि 8 बजे रहेगी, वो सब टूट जाती हैं। जो उसकी हमारे कंपल्शन है रेवेन्यू का, उसमें वो टूट जाती हैं। फिर शराब का काम ऐसे ही चलता है। सर, मैंने सुना है कि 95% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ब्रिटेन में ज़ीरो टैरिफ है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि एक बार फिर भारत में नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले हो गई। और सिमिलरली नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के कृषि या डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में रियायती टैरिफ की सूची से बाहर रखा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नरेंद्र मोदी हैज़ अगेन एमर्ज एज ए हीरो ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, जिसे कहना चाहिए। आप छोटे मोटे ये विरोध कर, नोएडा में एक जगह है यहाँ पे फेमस इसी काम के लिए, साल भर तक आंदोलन होता रहा वहाँ पे, और किसान बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर के। इस एग्रीमेंट के बाद में भारत के किसी किसान को आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है सरकार के खिलाफ, कोई उनकी मांग बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसका कारण क्या, आप देखिए ना, 95% आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स है वो टैक्स फ्री हो गए हैं। भारत के किसानों को उत्सव मनाना चाहिए इस बात का। 95% आपके प्रोडक्ट जो हैं वो ब्रिटेन में जाएंगे तो टैक्स फ्री हैं, आप सोचिए। और दूसरा बड़ा चमत्कार ये है, इसमें उपकार मानिए सरकार का भी, कि सरकार ने घुटने नहीं टेके ब्रिटेन के सामने, जैसे अमेरिका भी अड़ा हुआ है। अमेरिका अड़ा हुआ कि नहीं एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स तो आपको अनुमति देनी पड़ेगी मुझे। नरेंद्र मोदी अड़े हुए कि नहीं ये संभव नहीं है, सो फार अभी संभव नहीं है, फिर आगे देखेंगे इसको जो है। तो नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए बड़े, एक तो 95% को फ्री करवाया एक्सपोर्ट को, आप देखिए वहाँ के लिए, और भारत में उनके एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स को आने नहीं दिया, बहुत प्यार से मना के समझौता कराया। तो कृषि क्षेत्र में 2 ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनका मेरे विचार से कोई छोटे मोटे उस आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है। और आंदोलन करना लोकतंत्र में अपनी जगह है, आप आंदोलन करिए,
लेकिन देश के 140 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा चमत्कार इस डील के द्वारा ये करके किया है। सर, इस डील से जो उत्साहित लोग हैं उनका कहना है कि मेड इन इंडिया ब्रांड का जो डंका है वो लंदन में भी बजेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है। जब आपके 99% एक्सपोर्ट फ्री हो गए तो आपकी चाय है, आपका कुछ और है, सामान है, खाने का सामान है, दूसरा सामान है, वहाँ पहनने का सामान है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, वो सब बिकेगा वहाँ पर जाके। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 50% लोग जो लंदन के बाज़ार में भारतीय कपड़े पहन के घूम रहे हैं, भारतीय टेक्सटाइल घूम रहे हैं, भारतीय हैंडीक्राफ्ट घूम रहे हैं, भारतीय चाय पी रहे हैं वहाँ बैठ करके, भारतीय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो डंका तो इसी से बचता है ना, दैट वे जो है। तो छा गया भारत एक तरह से। तो मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये डील नरेंद्र मोदी ने आखिर करवाई कैसे। मतलब इतना आत्मसमर्पण ब्रिटेन का हमारे प्रति इस डील के अंदर, फाइनेंशियल आत्मसमर्पण, नॉट पॉलिटिकल, दैट वे जो है, इतना प्रभावित उनके आभा मंडल से। तो क्या हुआ, ये हुई कैसे? एक्चुअली प्रश्न तो ये होना चाहिए था इस शो के अंदर जो है कि नरेंद्र मोदी ने करवाया कैसे बिना गन पॉइंट के, शालीनता से, लोकतांत्रिक तरीके से, ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसी डील आप देखिए ना, 99% एक्सपोर्ट फ्री, एग्रीकल्चर 95% फ्री, अनबिलीवेबल। सर, मैंने सुना है कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा हिंसक ग्रुप है मीरपुरीज, जो कि भारतीयों और ब्रिटेन के लिए खतरा का विषय है। आखिर क्या है ये पूरा मसला? ये चिंता का विषय है। ये खालिस्तान टाइप मूवमेंट है। हालांकि नरेंद्र मोदी अभी गए थे तो एक समझौता ये भी वहाँ ब्रिटेन के साथ हुआ है कि खालिस्तानी मूवमेंट और दूसरे जो भगोड़े हैं, ये आजकल गैंग हो गए ना, प्रोफेशनल गैंग्स हो गए, वहाँ बस जाते हैं कनाडा में, अमेरिका में जाके जो है, ब्रिटेन में उनको कैसे निकाल के लाना है वहाँ से जो है। और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि भाई जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम है उसे कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, कोई टेरर ग्रुप्स जो हैं उनको ठिकाने लगाइए, उनको पकड़े हम ला करके जो है। तो ब्रिटेन इस बात पे सहमत है इनके साथ जो है। और ये मीरपुर की बात जो आप कह रहे हैं, पीओके में जो है एक छोटा सा गांव है मीरपुर, वहाँ के लोग लंदन में बस गए आकर के, ठीक है, लंदन से पैसा जाने लग गया। तो गांव में इतने ज़्यादा लंदन का आदान प्रदान है, सामान का, चीज़ों का, शराब का, ज्वेलरी का, इसका, वेपन्स का, कि छोटा लंदन कहा जाता है मीरपुर को। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया आके ब्रिटेन के अंदर, तो उसको मीरपुर कहते हैं, उस गांव के नाम से जाना जाने लगा। उनका क्या काम है? अपहरण करना, ठीक है, गैंग रेप करना, अपहरण करना, और उसके बाद में जो ऑफेंसेज हैं, गैंगस्टर्स जो काम करते हैं वो सारा करना, लूटपाट करना बड़े पैमाने पर, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं, वो सब कर रहे हैं वहाँ पे। और उनका एजेंडा एक ही है, देयर वर्चुअली वेज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया लाइक खालिस्तानी ग्रुप्स वहाँ पे जो है। और आज तो चिंता नहीं है ब्रिटेन को, अब चिंता होगी। उग्रवादी किसी का नहीं होता, हिंसक व्यक्ति किसी का नहीं होता। आज भारत के खिलाफ काम कर रहा है ग्रुप वहाँ पे, वो जो है भारतीय लोग चिंतित हैं, कल को ब्रिटिश लोगों के खिलाफ काम करेगा। इट्स ए पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर बोथ द गवर्नमेंट्स। और शायद गवर्नमेंट ने इस यात्रा के दौरान इस पर कॉग्निजेंस लिया होगा, आई एम श्योर। सर, ब्रिटेन द्वारा 1 जनवरी 2027 से लागू किए जाने वाले कार्बन टैक्स से यदि भारत को नुकसान पहुंचता है तो सर फिर आप इंडिया यूके की डील का भविष्य कैसे देखते हैं? पीयूष गोयल ने साफ तौर पे कहा है कि भाई अगर नुकसान होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम डिस्प्लेजर कन्वे करेंगे, हम विरोध प्रकट करेंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे ब्रिटेन को जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी एट दिस मोमेंट। हो सकता है ऐसा, अभी वक्त है उसमें। 1 जनवरी 2027, ऑलमोस्ट 1.5 साल पड़ा, 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम पड़ा है ये। और जिस तरह की डील हुई और जैसे रिश्ते हैं, मधुर रिश्ते हैं भारत के ब्रिटेन के साथ, मुझे लगता है इसका भी कोई न कोई हल निकल जाएगा उसमें। देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्रंटेशन, आई फील सो। सर, मैंने सुना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साल 2000 में लंदन के दौरे पर गए थे। कैसा रहा उनका अनुभव और पब्लिक रिस्पॉन्स? मैंने पढ़ा इसको जो है और देखा तो गए थे 2000 में विश्व हिंदू सम्मेलन में न्यूयॉर्क में जा रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के, रास्ते में रुक गए लंदन में। तो वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बातचीत हुई वहाँ पे जो है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति, एशिया उपमहाद्वीप की राजनीतिक स्थिरता, इन विषयों पर बातचीत हुई। उसमें उन्होंने भाषण में चेतावनी दी थी कि टेररिज्म को अगर नहीं रोका गया तो ग्लोबल टेररिज्म हो जाएगा। और चेतावनी सही निकली। इसलिए देखिए ना अमेरिका में क्या हुआ, वगैरह हुआ वहाँ पे जो है। और फिर उसके बाद में 2003 में एक बार थोड़े समय के लिए गए। 2003 में भूकंप आया था, हम लोग उसमें शायद थे, गुजरात जाते आते थे जो है। भुज का भूकंप था, सारा गुजरात हिल गया था, देश हिल गया था, मैसिव डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। तो उसमें गुजरात के जो लोग हैं लंदन में, उन्होंने बड़ी सहायता करी, धन से, सामान से, इससे सहायता करी। बाद में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए और गुजराती सम्मेलन खचाखच भरा हुआ था हॉल उस दिन वहाँ पे जो है। तो उसने उनसे कहा कि भाई आपने सच्ची दोस्ती गुजराती होने के नाते निभाई है, मैं आपके एहसान का बदला चुकाने आया हूँ।
अब नरेंद्र मोदी की भाषा सरस्वती की देन है ना। आप उनके पुराने भाषण देखिए जो चलते हैं हमारे यहाँ रात को 11 बजे, जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो, तो बड़ा प्रभावी रहा दौरा उनका। लोग गदगद हुए और उनके आने के बाद में लोगों ने फिर और बड़ी मात्रा में गुजराती जो प्रभावित थे भूज के भूकंप पीड़ित, उनको सहायता करी। तो ये 2 छोटी छोटी यात्राओं का जिक्र कहीं आता है। भारत ब्रिटेन समझौता और अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री पीयूष गोयल का रोल कैसे देखते हैं? ही इज़ ए लॉयलिस्ट एंड ए कॉम्पिटेंट मिनिस्टर, ए नेचुरल एलाई इन मोदी कैबिनेट, जिसे कहना चाहिए ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स, इक्वली क्लोज टू मोदी, इक्वली क्लोज टू अमित शाह पॉलिटिकल सेटअप में, दैट वे जो है। एंड ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, साइलेंट परफॉर्मर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मीडिया से न दोस्ती न वैसी, न दूरी न नज़दीकी। इस काम में उन्होंने अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री ने उनको जिम्मेदारी दी, बहुत दिनों तक लंदन में पड़े रहे, अमेरिका गए, यहाँ गए, तो पूरा इस डील को जो सुपरविजन था प्राइम मिनिस्टर का, जो गाइडलाइन थी, जो मैंडेट था, उसको उन्होंने इफेक्टिवली वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही इस डील के बाद में, उन्होंने कहा कि दिस हैज़ नॉट ओनली प्रोजेक्टेड इंडिया एज ए लीडिंग एक्सपोर्टर टू ब्रिटेन, but also created new opportunities for Indian companies to invest and to earn revenue and to earn profits, and also one more scope to earn more revenue in areas of farming and fishing। वहाँ जो है अच्छा बयान दिया उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे, आपने देखा फ़ोटो खींचा, मैंने देखा था फ़ोटो जो है, वो खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, साइलेंट परफॉर्मर बैक सीट पे जो है ये, हालांकि फ़ोटो बराबर खड़े हुए हैं उस तरह से जो है। तो नाइस मिनिस्टर, सक्सेसफुल मिनिस्टर एज ए कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर। आखिर क्या संभावनाएं हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के निकट भविष्य में चीन यात्राओं को लेकर? यात्राएं हैं, चाइना तो ऑलमोस्ट निश्चित है, अगस्त के लास्ट वीक में जा सकते हैं या सितंबर के फर्स्ट वीक में जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और माहौल अच्छा बन गया है। मानसरोवर यात्रा की सुविधा हो गई है, फ़्लाइट्स की सुविधा हो रही है, टूरिज्म वीज़ा खुल रहा है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है जा सकते हैं। उस सम्मेलन शंघाई में जाएंगे, वहाँ पे सम्मेलन होगा, और संबंध चाइना भी चाहता है सुधारना, भारत भी चाहता है। थोड़े हो गए थे, कोरोना के बाद हो गए थे, फिर वो गुलमान घाटी में जो टेंस हो गए थे, रिलेशन थोड़ा ठीक हो रहे हैं। तो इट्स ऑल सेट कि प्राइम मिनिस्टर विल बी विजिटिंग चाइना आइदर इन अगस्त एंड और आई थिंक इन सितंबर। बट एज फार एज US इज़ कंसर्न कि वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अभी निश्चित नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रम्प जब तक अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे और जब तक निश्चित नहीं होगा कि वो क्या व्यवहार करेंगे, और जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा, मुझे नहीं दिखाई देता कि प्रधानमंत्री वहाँ जाएं, क्योंकि मन से तो अपसेट है ना वो भी, तो ट्रम्प के व्यवहार से, खास करके पाकिस्तान के प्रति, और फिर ये कहना कि पाकिस्तान एंटी टेरर है, फिर जनरल को लंच पे बुलाना, ही मस्ट बी अपसेट इन ए वे, और जिसे कहते हैं कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड जो है। और चूँकि धैर्यवान व्यक्ति हैं, सोच रहे होंगे चलो आज निकल हालात ठीक होंगे, लेकिन जब तक हालात ठीक होने का सिग्नल नहीं दिखेगा, जब तक नरेंद्र मोदी की शर्तों पे, भारत की शर्तों पे समझौता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। दैट वे, दैट इज़ टू बी सीन। भारत तिब्बत सीमा पर चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, उसको लेकर भारत की क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं? चिंताएं स्वाभाविक हैं। एशिया का सबसे बड़ा बांध, चाइना कहता है संसार का सबसे बड़ा बांध, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू पे कि हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, इसे बिजली मिलेगी, हमारी पेट्रोल और डीजल पे निर्भरता कम होगी। भारत चिंतित है। अरुणाचल की सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पे डैम है, तो वाटर टेररिज्म भी एक होता है, वाटर उस तरह का कंपल्शन या डिप्लोमेसी, वाटर डिप्लोमेसी, वो चाइना कर सकता है, हमें सूखा कर सकता है, हमें एक्स्ट्रा बाढ़ भी कर सकता है वहाँ पे। तो लोग चिंतित हैं, कई लोग इसमें। और एक व्यक्ति ने लिखा बाकायदा, उन्होंने कहा कि देयर इज़ ए रिस्क इन दिस क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस डैम इज़ ए रिस्क। और ये भी कहा है कि चाइना प्रोजेक्ट तो ये कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है कि हम जो क्लाइमेट सोल्यूशंस हैं उसका एक पार्ट है डैम, जबकि ये तो क्लाइमेट के डिसरप्शंस होंगे उनका पार्ट है ये। तो दिस इज़ टू बी सीन। बाकी बहरहाल चिंता तो है इसको लेकर के, स्ट्रैटेजिक चिंता है। सर 5 साल बाद भारत में चीन के पर्यटकों को वीज़ा मिलेगा, इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इट्स ए पॉजिटिव मूव। इट विल प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल बिटवीन द 2 कंट्रीज़। चाइना ने खुद ने कहा इट ए पॉजिटिव मूव, और वैसे भी देखा जाए तो वो ठीक है, संबंध खराब हो गए थे तो बंद हो गया। बाकी भारतीय व्यापारियों में बहुत निराशा थी इस बात की कि अरे बैन लग गया, लेकिन क्या करो, नेशनल इंटरेस्ट तो सबसे पहले है ना, दैट वे। अब ये बैन खुल रहा है तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, और अब लोगों का तो आम बात होगी चाइना जाना, सामान खरीद के लाना, एक बिल्कुल इज मैटर ऑफ द डे टू डे रूटीन। व्यापारियों का, छोटे छोटे लोगों का, छोटे व्यापारियों का भी हो गया है, तो बहुत अच्छा मूव है ये।
व्यापार बढ़ेगा, हमारे यहाँ ट्रैवल बढ़ेगा, और ट्रैवल के साथ में जो अलाइंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कारोबार बढ़ेगा। और आप ये मानिए कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ही मस्ट बी हैप्पी पर्सन टू सी कि टूरिज्म के सेक्टर में कोई ओपनिंग खुली है, एक और एक नया सेक्टर सामने जो बंद था सेक्टर पहले से, वो हुआ है। इट्स ए गुड पॉजिटिव मूव। सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यूके के बाद प्रधानमंत्री मालदीव्स पहुंचे थे, तो आज के हमारे शो की जो दूसरी हेडलाइन है वो ये है, मोदी के लिए रेड कार्पेट, मोइजू ने किया प्रायश्चित। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बगावती या विद्रोही मालदीव्स का मोदी के सामने आत्मसमर्पण, भूल सुधार, मन से प्रायश्चित, और आगे एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे राष्ट्र की तरह भारत के साथ व्यवहार करने का वादा, इसका जिस्ट कहा जाए तो इसका इस तरह से है। आप याद कीजिए, नेचुरल एलाई मालदीव भारत का, यस, और सागर विजन में एक नेचुरल इम्पोर्टेंट व्यक्ति, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट वे जो है भारत संकट में काम आया, बड़े भाई का रोल निभाया। 1988 में सैनिक सहायता दी, 2004 में सुनामी आई तो सहायता दी, कोरोना में सहायता दी, अच्छा चल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ, चाइना ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया जो है। उसने अपने चुनाव में जो कैंपेन किया वो एंटी इंडिया कैंपेन किया, इंडिया आउट, और उस कैंपेन के बेस पर चुनाव जीता, राष्ट्रपति बना, और केवल 2 वर्ष के बाद ही यू टर्न लिया वापस नरेंद्र मोदी के चरणों में। रेड कारपेट पे गुलदस्ता लेके खड़े हुए हैं, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं, खुद एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे आप देखिए विजुअल दैट वे जो है। तो ये जो यू टर्न हुआ है उसका, तो ये उसका प्रायश्चित है, और अच्छा जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। नरेंद्र मोदी भी खुश होंगे कि चलो भूल सुधार हुआ एक तरह से। और आप देखिए ना कि कैसे कैसे कैंपेन किए थे भारत के खिलाफ उन्होंने उस वक्त जो है। तो ये एक भूल सुधार है, आत्मसमर्पण है, और एक अच्छी दिशा में उठाया हुआ एक कदम है मालदीव के द्वारा। और सर, जब पीएम मोदी मालदीव्स पहुंचे, जब भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जो स्वागत किया, उनमें जो जोश था, जो एक्साइटमेंट उनमें थी, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अद्भुत है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी देश में हो विदेश में हो, भारतीय जो लोग वहाँ हैं और भारत के अलावा भी लोग जिस तरह टूटते हैं उनको देखने के लिए, और उनके मन में तो एक तमन्ना रहती है। क्या है, नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं, भारतीयों के लिए एक ब्रांड है पूरे संसार में। और ऐसे ऐसे देशों में लोग रहते हैं, युगांडा में रहते हैं, छोटे छोटे राष्ट्रों में लोग रहते हैं भारत के, वो भी सोचते हैं कि यार मोदी जी आ जाएँ। 2000 लोग भी रहते हैं तो कहते हैं मोदी जी एक बार आ जाएँ, दैट वे। तो वो भी लगातार इस मिशन को कर रहे हैं, हर छोटे छोटे राष्ट्र में जाते हैं, आते हैं, तो लोग टूट के पड़ते हैं। आप विजुअल देखिए, अभी विजुअल देखिए दैट वे कैसे जनता से मिल रहे हैं, और एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है। एक तो सरकारी रेस्पॉन्स कि एम्बेसी गाड़ी में बस से बैठा के 200 लोग ले आए आप वहाँ पे जो है ना, और स्वागत कर रहे हैं। एक होता है नेचुरल रेस्पॉन्स लोगों का, बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जनरल व्यापारी का, वहाँ जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है सुपर हिट। और एक नेचुरल, ये क्या है कि ग्लोबल फिनोमिना है नरेंद्र मोदी के प्रति, उसी का एक पार्ट है, नथिंग न्यू। सर, जिस तरीके से जो उत्साह आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जो उनको रिसीव किया गया, रिसेप्शन मिला, ये सब देखकर क्या सोच रहे होंगे चीन के राष्ट्रपति से? मस्ट बी बिट अपसेट, पर ये बहुत ही चाइना में धूर्त किस्म के लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी, तो मन की बात मन में रखी होगी, बोलते कम हैं, लाइक ट्रम्प एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपने आप को। चिंतित तो होंगे कि पैसा हमने दिया, इतना बड़ा लोन हमने दिया, मदद करी, और आपको तैयार करने के साथ में भारत के खिलाफ कैंपेन करवाया, आपसे सब कुछ किया, ऐन वक्त फिर जाके आप भारत की शरण में वापस खड़े हो गए। तो मस्ट बी डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली वेरी अपसेट। चाइना जो है सोच रहे होंगे, लेकिन चाइना का भी क्या है ना, एक लंबी रेस के घोड़े हैं ये भी, और एक लॉन्ग रोप देते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो इनको खेलने की छूट भी देते हैं, चलो खेल लो थोड़े दिन, इधर खेल लो उधर खेल लो, जा करके फिर खींच लें किसी बात पे जाके, है ना। तो मतलब उस तरह के है ना, चाइनीज़ के जो कुछ लोग इधर उधर हैं, तो क्रुक किस्म की पॉलिटिक्स भी होती है। तो दिस इज़ टू बी सीन। बाकी एट द मोमेंट तो चाइना, प्रेसिडेंट चाइना जो है मस्ट बी अपसेट। सर, मैंने सुना है कि भारत और मालदीव के बीच ड्रग ट्रेड को रोकने के कोई बड़ा समझौता हुआ है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? एब्सोल्युटली करेक्ट, समझौता हुआ है। क्यों, जो राष्ट्रपति अभी हैं उनके चुनाव कैंपेन का हिस्सा था कि ड्रग माफिया को रोकना जो है मेरी नेशनल प्रायोरिटी होगा। अरब सी में जो ड्रग का व्यापार है, ड्रग का डोमिनेंस है, उसको मैं रोकूंगा। भारत ने अप्रिशिएट किया,
तो भारत ने ये समझौता किया और उनको ये एश्योर किया कि हमारी जो डिफेंस फोर्स, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं भारत के और वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये मिल के ग्रुप बना करके उसको रोकेंगे, ड्रग मीनिया को जो है। तो अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है दोनों देशों का। तो वाकई है कि समझौता हुआ है और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अरब सी में, खास करके अराउंड मालदीव जो है, ड्रग मीनिया को कंट्रोल करने में भारत जो है एक सक्रिय भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। सर, अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने इस बात का जिक्र किया कि इट वाज अ डिफाइनिंग विजिट। आखिर यहाँ भारत और मालदीव के बीच क्या क्या समझौते हुए और आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मालदीव के राष्ट्रपति गदगद हैं, भूल सुधार हुआ, चिंता हटी, गले लगाया, आने वाली सहायता मिली, ही मस्ट हैप्पी पर्सन। तो उन्होंने कहा इट्स ए डिफाइनिंग विजिट। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारे सदियों पुराने संबंध हैं इनके साथ में और नेचुरल दोस्ती है हमारी इनके साथ में। समझौते जो है कुल 8 हुए हैं, मैंने सुना, कुल मिला के। बेसिक बात उसमें ये है कि छोटा राष्ट्र है, उसको खड़ा करना है, व्यापार भी बढ़ाना है उसके साथ में, उसको सहायता भी देनी है, उसको सिर्फ पाँव पे भी खड़ा करना है, जो गाइडिंग फैक्टर हैं इस समझौते के। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो नाउ नंबर 1, बोथ द कंट्रीज विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ साइनिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक ब्रिटेन। क्या हो सकता है, फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ कहाँ कर सकते हैं, 5,000 करोड़ का वो लोन है वो देंगे उनको जो है। फिर उसके साथ में एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सेक्टर में उसको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, दैट वे जो है। तो इस तरह से जो है ये कुछ समझौते टोटल मिला के वहाँ हुए हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि उसको आर्थिक दृष्टि से हुई मदद करना, उसकी सहायता करना, उसकी खोई हुई लॉयल्टी, वफादारी को फिर से प्राप्त करना, दैट वे ना, चाइना से थोड़ा दूर करना, उसको वापस यहाँ पे लाना और उसकी गलती का एहसास कराना। तो ये सारे काम इन समझौतों के द्वारा हो गए हैं। बाय एंड लार्ज अपन ये कह सकते हैं ऑल द एग्रीमेंट्स एम ओनली टू promote some sort of a business with mutual interest and basically to help that poor country on humanitarian grounds. तो सवाल ये भी है कि क्या मालदीव के डिक्लाइनिंग जो टूरिज्म फैक्टर है उसने मुइज़्ज़ को मजबूर किया नरेंद्र मोदी के शरण में आने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टूरिज्म उनकी इकोनॉमी का मेन हिस्सा है। 30% उनकी जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है। 60% फॉरेन एक्सचेंज उनका टूरिज्म से आता है और टूरिज्म में इंडिया एक मेजर प्लेयर है। वहाँ पे कैंपेन जब वहाँ के जो 3 मंत्री थे उन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया था भारत के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी ने उनसे माफ़ी मंगवाई, उनको सस्पेंड करवाया और अब हालात वापस ठीक हुए। उससे भारत ने कैंपेन कर दिया था, भारत के लोगों ने भावना में कि इसको सबक सिखाएंगे और एक कहा था कि बॉयकॉट मालदीव्स, वो कैंपेन चला था जो है। उससे $150 मिलियन का नुकसान हुआ उनको। तब उनके समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी गलती में भारत से संबंध सुधारने पड़ेंगे। अब क्या है, बड़ी संख्या में चूँकि नरेंद्र मोदी जाके आ गए हैं और टूरिस्ट की मनपसंद जगह है मालदीव, इसमें कोई शक नहीं है। तो वापस अब भारत का जो है पर्यटन क्षेत्र जो है खुलेगा। अगेन वन मोर गुड न्यूज़ फॉर गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, दैट वे जो है। तो ये सही था बात और टूरिज्म का है, तो अब टूरिज्म बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। उन्होंने भी चैन की सांस ली होगी, चलो ठीक है समझौता हुआ। तो सर, क्या चीन से धोखा खाने की वजह से या फिर वहां पर जो अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है उसकी वजह से मुइज़्ज़ वापस से भारत की तरफ लौटे? दोनों कारण हैं। चीन के प्रति उनके मन में भाव तो ये रहा होगा, दोस्त दोस्त न रहा जो है, और दोस्त की भी सीमा हो सकती है कि रोज़ पैसे मांगने आ जाते हो, कब तक दूंगा, ये भी कारण हो सकता है। $1.37 बिलियन का कर्जा चाइना ने दिया उनको। चाइना क्या सूदखोर कंट्री है। भारत और चाइना में बेसिक डिफरेंस क्या है, नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से सहायता करते हैं, दैट वे जो है। वो इंटरेस्ट पे एक तरह से पैसा देते हैं आपके इंफ्रा को। फिर वो जैसे आप जाते हैं लोन लेने तो लोग कहते हैं ना कागज़ गिरवी रख दो मकान के, तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कागज़ गिरवी रखवा लेता है। वो छोटा देश लोन नहीं चुका पाता है, फिर कब्ज़ा कर लेता है एक तरह से। वहाँ फिर ऐसी सुविधाएं मांग लेता है, सैन्य अड्डा ये वो, जो दूसरा राष्ट्र मजबूर होता है देना पड़ता है उनको जो है। तो ऐसा लगता है कि शायद मालदीव का अनुभव भी अच्छा नहीं रहा चाइना की दोस्ती का, और वो जो $1.37 अरब का उन्होंने लिया था कर्जा, वो एक तरह से उनके लिए परेशानी का कारण बना। भारत की ओर झुके और भारत ने खुले हाथ से मदद की, 5,000 करोड़ का वो किया। तो उनको लगा कि भारत और चाइना में एक बेसिक डिफरेंस है। वो एक ब्याज पे पैसा देने वाला व्यक्ति है, भारत क्या है कि देता है, वापस नहीं मांगता है, मन से सहायता करता है, दैट वे जो है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि चीन के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं चीन से धोखा खाया उन्होंने। अब नाउ इट इज़ टू बी सीन हाउ चाइना रिएक्ट्स टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स, द टाइम विल टेल। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या चीन ने सचमुच मालदीव और मुइज़्ज़ को धोखा दिया?
आप देखो चाइना तो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने धोखा दिया, लेकिन क्या ना, दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर कहता है धोखा दिया, दूसरा कहता है धोखा नहीं दिया। पति पत्नी का रिश्ता है, मान लीजिए कोर्ट कचहरी में रोज तलाक के केस होते हैं, जज डिसाइड करता है। लेकिन एक व्यक्ति सही होता है ना, जो छोड़ के जाता है, तो वो छोड़ के गया ना, ये तो मालदीव छोड़ के गया है, इस घर में झुका है, उस घर को छोड़ के जो है, तो धोखा दिया कि नहीं दिया, लेकिन मालदीव निश्चित तौर पे सोच रहा होगा कि दे हैव बिट्रेड माई ट्रस्ट, माई कॉन्फिडेंस, माई फ्रेंडशिप, ये तो पक्का ही है जो है, इसीलिए इधर झुकाया हुआ आकर के जो है और यहाँ आ गया है। तो ब्रॉडली फेस वैल्यू पर हम ये मान सकते हैं कि चाइना मस्ट हैव बिट्रेड मालदीव ट्रस्ट। सर, प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव के दौरे के दौरान जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पे, उसके बाहर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा कटआउट था, एक तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के मायने क्या है? इसके मायने ये कि नरेंद्र मोदी का क्रेज खत्म ही नहीं होता संसार में। लोग ये सोचते हैं हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें, उसके नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो एक भूल सुधार का बताया ना मैंने, इनका मालदीव्स का, भूल सुधार से हट के, भूल सुधार तो एक सीमा तक होता है ना, ये जो उन्होंने कटआउट लगाया, आप देखिए विजुअल के अंदर, वहाँ का सबसे बड़ा दफ्तर है, रक्षा मंत्रालय है, ठीक उसके ऊपर मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अब रक्षा मंत्रालय होता है देश की सुरक्षा का सबसे प्रमुख स्थान होता है, वहाँ मोदी के फोटो लगाने का मतलब ये है कि इस राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च सुरक्षा करने वाला व्यक्ति, गॉड फादर आप ये कहिए या राष्ट्रपति एक तरह से कहिए, और नरेंद्र मोदी हैं, तो बहुत बड़े सम्मान की बात है ये, भारतवासियों के लिए भी और मालदीव के लिए कंप्लीट यू टर्न है। यू टर्न के अलावा क्या, ये जो पार्ट है यू टर्न का, ये इमोशनल है, मैं ऐसा मानता हूँ। वहाँ तक यू टर्न ठीक था कि आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, 21 तोपों की सलामी देंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे और करेंगे, वो ठीक है। लेकिन ये जो फोटो लगवाया है, ये इमोशनल बॉन्डिंग का प्रतीक है, दैट वे जो है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और चर्चा का विषय है संसार। चाइना खास करके मस्ट बी वेरी केयरफुली वॉचिंग जो है कि हो क्या रहा है ये। बाकी सब तो ठीक है, आपके रक्षा मंत्रालय पे नरेंद्र मोदी, यार हम क्या कर रहे थे इतने साल, दैट वे। तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सर, एक सवाल और है, मोइजू इंडिया आउट अभियान जब चला रहे थे, उसके बाद जब वो मालदीव के माले एयरपोर्ट पर पहुंचते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए खुद, तो उस वक्त दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको आप कैसे देखते हैं? वेरी माइन्यूट क्वेश्चन, आई हैव टू थिंक फॉर ए मोमेंट। जहाँ तक मैंने विजुअल देखे उनको जो है, तो वो थोड़ा सा क्या है कि लेस कॉन्फिडेंट थे, अपराध बोध का एहसास था, गिल्ट, आप कहिए नैतिक गिल्ट आ जाता है ना कभी कभी जो है। तो मैंने तस्वीर देखी, आप देखिए नरेंद्र मोदी तो चल रहे हैं आगे, काला चश्मा लगाए हुए अपना जो है, एक राजा की मुद्रा में, वहाँ के राष्ट्रपति की मुद्रा में, पीछे वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मुद्रा में पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके कदम नहीं उठ रहे, वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी आगे ही रहें। ये स्टेट ऑफ माइंड होता है ना व्यक्ति का, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है ये, वरना साथ चलो ना भाई, आप तो मूल होस्ट हो यहाँ के, वो पीछे चलेंगे और कदम आप देखिए ऐसे उठाएंगे धीरे से कि मोदी से आगे नहीं निकल जाएं कहीं। ऐसी मतलब एक रोचक है, ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन, हो सकता है गलत हो इसके अंदर जो है। तो लेस कॉन्फिडेंस में और थोड़ा सा उस अपराध बोध से कदम उनके जो डग थे ये धीरे धीरे उठ रहे थे, वहाँ मोदी आगे की उस मुद्रा में थे, चल रहे। तो बॉडी लैंग्वेज का ये अंतर मुझे दिखाई दिया वहाँ पे। अब आप देखिए ये विजुअल देखिए, दैट वे जो है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑल। सर, इसके साथ ही भारत और मालदीव के रिश्तों में मोइजू की तरफ से जो भूल सुधार किया गया है, इस भूल सुधार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मालदीव्स की यात्रा रही, वहाँ की जनता का रिस्पॉन्स कैसा रहा? जनता का रेस्पॉन्स फैंटेस्टिक है। एक तो क्या ना, मालदीव इंडिया इमोशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली क्लोज हैं, वहाँ के लोग भी चाइना को पसंद नहीं करते उस तरह से, एज ए सिटीजन नेचुरली भारत को पसंद करते हैं, और अब इसलिए इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा जनता का। आप देखिए अब यहाँ पे विजुअल देखिए आप, जनता के वहाँ के लोग जो कितने उत्साहित हैं, कैसे खड़े हैं, मोदी की कंपनी में कितने हर्षोल्लास से खड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है कि हर जनता, हर देश की जनता सुरक्षा चाहती है, एक स्थायित्व चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उनको पता है कि भारत हैज़ बीन ए ट्रस्टेड एंड ट्राइड एलाय जो है, कोई इससे खतरा नहीं है, डेमोक्रेट है। चाइना के प्रति उनके मन में एक अलग तरह का भाव रहता है जो है। इसलिए जब ये बात आई, वापस उन्होंने दिखा कि चलो उन्होंने भूल सुधार करी है, अब हम सुरक्षित हैं, स्थायी सरकार हैं, स्थायी गॉड फादर है, इज़ ए बेटर गॉड फादर देन चाइना, दैट वे जो है। तो नेचुरल रेस्पॉन्स अच्छा था। और प्लस क्या है कि मोदी का प्रति जो आकर्षण, जो मैंने आपसे कहा ना, देश विदेश में जो लोग मोदी को जानते नहीं हैं, वो मोदी करके जब जाते हैं बाहर तो लोग बात करते हैं इस तरह की। तो इस तरह से दोनों का जो कंबाइन है फैक्टर्स का, एक तो चाइना के प्रति उनका मोह कम है, उसमें भारत को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा उनका भरोसा है कि भारत के साथ रहने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पे,
दिस टू आर द मेजर रीजंस जिनसे वहाँ की जनता प्रेफर्स मोदी ओवर चाइना। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि फिर कभी मालदीव पर कोई संकट आया तो पहले की तरह नरेंद्र मोदी उसकी इस बार भी करेंगे कोई मिलिट्री मदद? बिल्कुल करेंगे, दो कारण हैं, एक तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट और सेकंड है नेबर फर्स्ट। ये दो पॉलिसीज हैं, दोनों सूट करती हैं। और फिर क्या है, नरेंद्र मोदी चाइना की तरह क्रूर नहीं है, शासक हैं, लोकतांत्रिक शासक हैं, उदार शासक हैं, संस्कार अलग हैं, संस्कृति अलग है। आप देखते हैं ना मंदिर में कैसे खड़े होते हैं, दैट वे है। चाइना में संस्कृति नहीं है इस तरह की, हृदय विहीन संस्कृति है। तुलना तो इन दो के बीच है ना, कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर ही आएगा जो है। और हाथ जोड़ कोई व्यक्ति आएगा तो भारत में क्या दानवीर होने की प्रवृत्ति है भारतीय शासकों में, ठीक। एक मन भी होता है इस तरह का, ठीक हो व्यक्ति घर पे मांगने आया है तो दे दो उसको कुछ जो है। उनकी मांग क्या होगी, छोटी मोटी होगी, कभी $500 मिलियन लेने आ जाएंगे, $100 मिलियन लेने आ जाएंगे, कभी कोई बहुत मांग आने नहीं है। उनका क्राइसिस डिफेंस का हो जाएगा तो चाइना एकदम से तो अटैक करेगा नहीं, ठीक है ना, धमकी वमकी देगा, भारत में कोई सेना वेना भेज देगा। पहले झगड़ा क्या था, चाइना को लगा कि 77 हमारे जो आर्मी के लोग वहाँ थे और आर्थिक हित थे हमारे, वो भी नहीं होने चाहिए भारत के साथ में। चाइना ने अपना कुछ किया और उन्होंने भूल सुधार कर लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है वक्त ज़रूरत होने पे मानवता के नाते नरेंद्र मोदी, भारत उनकी मदद करेगा। सर, मालदीव की 60वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, उनकी इस प्रेजेंस को आप कैसे देखते हैं? प्रेजेंस हिस्टोरिक है, अपार्ट फ्रॉम यू टर्न और मालदीव्स, तो ये क्या है कि हिस्टोरिक है प्रेजेंस। पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जो इंडिपेंडेंस डे पे आप हैं वहाँ पे चीफ गेस्ट, फिर इस राष्ट्रपति के शासन में पहला विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जी, जो उसको चेयर कर रहा है उस दिन के फंक्शन को, वहाँ की आर्मी का सैल्यूट ले रहा है इंडिपेंडेंस डे पे। नरेंद्र मोदी एक तो नॉर्मल विजिट में जाते हैं, नॉर्मल दिन जाते हैं वहाँ पे, ठीक, सारी बातें होती, और एक उनका होता है कि उनके इंडिपेंडेंस डे पे चीफ गेस्ट होके जाना, दोनों में बहुत फ़र्क है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो उस सरकार का जो यू टर्न है वो कंप्लीट है, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जिसे कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, एवरीथिंग जो है। तो एक अच्छी घटना है और बड़ा इसका मैसेज है। इसका मालदीव के स्वाधीनता दिवस पे मोदी का चीफ गेस्ट बनना, इट हैज़ ए पॉलिटिकल मैसेज आल्सो। सर मालदीव से लौटते समय 27 जुलाई को तमिलनाडु के चोलपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में जो ज़बरदस्त रिस्पांस था, क्या उसे देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि इस बार के 2026 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ब्रेक थ्रू कर लेगी? और आखिर क्या हो सकता है तमिलनाडु का सियासी गणित? देखिए, पहले तो मंदिर में नरेंद्र मोदी का जो प्रवेश है, उनकी भाव भंगिमा है, आप ये विजुअल देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि वो जो पूजा अर्चना करते हैं, जो काम करते हैं वहाँ जाके, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ के जो बरसों पुराने पंडित और जो शास्त्री हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाते परफेक्शन के साथ। नरेंद्र मोदी हम काम परफेक्शन के साथ करते हैं। नरेंद्र मोदी धार्मिक कामों, पॉलिटिकल काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारा, तो आप देखिए किस तरह का दृश्य है वहाँ पे, विजुअल में आप देख रहे हैं इसको। दूसरा क्या है कि पिछला चुनाव जब हुआ 2024 का, तो न जाने क्यों भाजपा को समर्थन नहीं मिल पाया वहाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी का काम परफेक्ट था। वहाँ के मंदिरों में जो गए थे तमिलनाडु के और जो दृश्य थे देखने वाले, ऐसा लगता था मुझे कि जनता उमड़ पड़ेगी। अल्टीमेटली तमिलनाडु भी एक हिंदू स्टेट है देखा जाए तो, और वहाँ के लोगों के मन में धर्म के प्रति, राम के प्रति, अयोध्या के प्रति खास तरह का भाव रहता है वहाँ पे, दैट वे जो है। तो ये निश्चित मान के चलिए कि जो चुनाव आएगा आगे, 26 में चुनाव आएगा, देखिए उसमें आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा चुनाव के अंदर जो है। इस विजिट का भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि बेसिकली तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति रीजनल कास्ट लैंग्वेज से हट के हिंदू है ना, हिंदू संस्कारों से बंधा हुआ है। एंड नॉट ओनली चेन्नई, ये नरेंद्र मोदी का जो चित्र है, ये जो उनका अनुष्ठान है, उत्तर भारत में सुपर हिट है। जिस ढंग से लोगों ने इसको अपलोड किया उन्होंने, मिरेकल, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडिया में लोग उनको इस फोटो को जो देख रहे हैं, प्रशंसक उनके फोटो को देख रहे हैं। और रही पॉलिटिकल बिसात की बात, तो आपने कहा 26 में चुनाव है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का एजेंडा है बेसिकली कि तमिलनाडु को कैप्चर करना है सहयोगी दल के साथ मिल के। तो अलायंस उन्होंने कर लिए AIDM के साथ, ठीक है, EPS उनके साथ हो गया है गठबंधन जो है। पिछले चुनाव में 75 सीट्स थी, NDA की टोटल 66 खाली EPS के, मतलब इनकी थी, AIDM की थी। तो ये क्या मजबूत गठबंधन बना है। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ये गठबंधन स्टालिन के अलायंस को टक्कर देगा, ऐसा माना जाना चाहिए, दैट वे। लेकिन क्या है कि चेन्नई, तमिलनाडु इज़ वेरी हार्ड नेट टू ब्रेक एट द सेम टाइम जो है। तो वहाँ एक नई पार्टी खड़ी होगी, TVK पार्टी बनी, विजय कुमार उसको लीड कर रहे हैं।
तो लोग कह रहे हैं कि 41% सर्वे कह रहा है उसको चाह रहे हैं, उनकी पसंद है। तो भाई फिर ये क्या होगा? 26% पे ये हैं कहते हैं, 23% पे दूसरी पार्टी है, तो 41 पे ये पार्टी है। तो सीरियस थ्रेट है, पर चुनाव दूर है अभी। और नरेंद्र मोदी अमित शाह ठान के बैठे हैं कि इस बार रणनीति के द्वारा हर तरह से संभव करके उसको जो है वो इस तमिलनाडु को ब्रेक थ्रू करना है। ये सारा सिनेरियो है। तो अब ये जो गठबंधन बना है भाजपा का, इसके साथ में जो बना है, तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि भाजपा ब्रेक थ्रू पक्का करेगी। अब सरकार बना पाती है कि नहीं, इट्स अर्ली टू से, चुनाव दूर हैं अभी। लेकिन स्टालिन भी कंफर्टेबल नहीं है। उसने लास्ट ईयर जब 45% सरचार्ज लगा दिया बिजली के बिलों पे, 150% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, और नीट वीट के झगड़े अलग हैं। और फिर क्या है, केंद्र सरकार से झगड़े चलते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जनता भी परेशान होती है कभी कभी। जनता मेरिट पे नहीं आती। जनता कहती है आप लड़ते रहोगे केजरीवाल की तरह हमेशा सरकार से, फिर काम कब करोगे, डेवलपमेंट कब करोगे? एक फील आता है जनता में इस तरह का। तो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर स्टालिन आल्सो टू रिपीट देयर डोमिनेंस। लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई है, ये बीजेपी के लिए माइलस्टोन है, और ख़ासकर जो इमोशनल पार्ट है इसका, हिंदू धर्म का, उसको आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। सर, इसी से जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी जब पहुंचे तमिलनाडु में, तो वहां पर चोल साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती थी। वहां पर वो गंगेकोंडा चेलापुरम मंदिर पहुंचे, सिक्का उन्होंने जारी किया। इसके साथ ही तमिल परिधान, वेष्टि, अंगवस्त्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो तमिलनाडु की राजनीति में अगर इसके धार्मिक और भावनात्मक मैसेज को समझने की कोशिश करें तो वो क्या रहेगा? वो ये है कि वहाँ जो चोल शासक हैं बहुत लोकप्रिय थे। नरेंद्र मोदी ने 1000 साल हो गए थे उस शासकों के काल को, तो उसकी जयंती थी, उस पर गए थे नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा कि चोल शासन जो है, वो जो युग था, वो स्वर्णिम काल था तमिलनाडु का। ये उन्होंने वहाँ पे सबसे बड़ी बात कही। दूसरा, उसी दिन जो है डॉक्टर कलाम की जयंती थी, उसको श्रद्धांजलि दी उन्होंने वहाँ पे जो है। तो जो वहाँ का लोकल सेंटिमेंट है, इस अवसर को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की, और जनता जुड़ती है लोकल सेंटेंस, लोकल भावनाओं से। अब क्या ना, देखिए तमिलनाडु हुआ, बंगाल हुआ, केरला हुआ, ये आसान नहीं भाजपा के लिए, लेकिन क्या होता है, इनकी वर्षों की मेहनत होती है। बीजेपी और आरएसएस में खास बात क्या है कि लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसको, अंतोगता सफल होते हैं। अब बंगाल में देखिए ना, इतना वोट बैंक तो बना ही लिया उन्होंने, वोट शेयर कर ही लिया उन्होंने। केरल में भी एंट्री बन रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। चेन्नई में सब्सटेंशियल ब्रेक थ्रू पार्टी का इसमें हो सकता है। और जो विजिट है, इस विजिट का असर तो देखो, इसका इमोशनल असर है, साइकोलॉजिकल असर है, स्टेट ऑफ माइंड पे लोगों को प्रभावित करती है। दिस इज़ ऑल। आप देखिए वो दूध से जिस तरह पूजा कर रहे हैं और जो बैठे हुए हैं, मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि इसका प्रशिक्षण लिया उन्होंने पूजा का, या स्वतः आता है मन से निकल के, और हर तरह की वेशभूषा में, हर मंदिर की, वहाँ के अनुष्ठान की, वहाँ के संस्कृति संस्कारों के हिसाब से पूजा करना, अद्भुत। लेकिन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम यहाँ पर रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नजर नहीं आए। इससे पहले भी जब रामेश्वरम में पीएम पहुंचे, तब भी एम.के. स्टालिन नजर नहीं आए थे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? इज अनफॉर्चुनेट, जिसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम कंपल्शन ऑफ स्टालिन आल्सो। वो केंद्र से लड़ाई का झंडा हाथ में लिए हुए हैं, इस आधार पे वोट मांग रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं मेरा पैसा रिलीज़ नहीं करती सरकार, शिक्षा, समग्र शिक्षा का पैसा रिलीज़ नहीं करती, मेरा जो सेंट्रल शेयर है टैक्सों का वो नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, गवर्नर मेरी फाइलें रोक के बैठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला लाते हैं। ग्राउंड पे क्या है, वो सेंटर से लड़ रहे हैं, वो मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा होगा भी आप जाओगे तो मैसेज गलत जाएगा, इस टाइम पे जो है जाना चाहिए था उनको एज ए मैटर ऑफ प्रोटोकॉल। सर, यूके और मालदीव की ऐतिहासिक यात्रा से लौटने के बाद सारे राष्ट्र को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी के ओजस्वी और आक्रामक भाषण का इंतजार था। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? भाषण का इंतजार था लोगों को, कोई संदेह नहीं इसमें। नरेंद्र मोदी बोलते हैं, सारा राष्ट्र सुनता है उनको, इसीलिए कहा जाता है मोदी जब बोलते हैं तो देश सुनता है उनको, संसार सुनता है उनको। और आज देखिए ना, आज अमित शाह ने उसी कैटेगरी के अंदर जो है मोदी के भाषण से ठीक पहले जो है, और ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी के परमिशन से, उनके सुपरविजन से उन्होंने एक ऐतिहासिक बयान दिया आज, और सारे देश का दिल जीत लिया, जिसे कहना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी को भी लगा होगा कि यस, ही इज़ माई प्रधान सेनापति, ही इज़ फिट टू बी माई प्रधान सेनापति, ही इज़ कैपेबल टू कैरी माई मैंडेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, टू इंश्योर द इंटरनल सेफ्टी ऑफ द कंट्री एज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप देखिए, आज उन्होंने घोषणा की स्वाभिमान के साथ में, और एक आगे तीनों आतंकवादी मार दिए गए हैं। और विपक्ष आरोप नहीं लगाया कि आपने झूठा किसी को मार दिया और आप कह रहे हैं आतंकवादी वही थे जिन्होंने पहलगाम किया था। तो सारे सबूत
श्रृंखलावार, तिथिवार, डेटवार, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होता है उनको पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का आपका वो सारा प्रोसेस किया, उनको भागने नहीं दिया और ये कहा कि वही हैं पाकिस्तान के 3 आतंकवादी, संसद में पेश के मार के उनको पेश कर दिया जो है ये। तो आज पहली बार जिसे कहना चाहिए सच्ची श्रद्धांजलि राष्ट्र ने, मोदी सरकार ने, गृह मंत्री ने उन 26 लोगों की आत्मा को दी है, इन लोगों को मार के। और सच में देखा जाए इस घटना के बाद में जो है एक बार फिर से देश के लोगों में पिछली क्या है कि इस पहलगाम को लेकर के और ख़ासकर इस बात को लेकर के कि ये लोग हैं कहाँ, पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए। आप कहते हो भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ है, आप कहते हो ऑपरेशन सिंदूर से हमारा मान बढ़ा है। आम आदमी प्रभावित नहीं होता कभी कभी, वो कहता है रिजल्ट लाओ मेरे, वो 3 लोग कहाँ, मुझे ये बता दो आप। प्रतिशोध का भाव, राष्ट्र का प्रतिशोध का भाव जिसे होता है वो 3 आदमी चाहिए। आज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने तीनों की लाश देश के सामने ला के रख दी कि ये लो 3 व्यक्ति। तो पार्टी में और कैडर में एक जो डिमोरलाइजेशन का लाश लाने का मतलब ये है कहने का, नॉट फिजिकली ला के रख दी, एक बात का भाव है कहने का, उनकी लाश ला के वहाँ पर रख दी जो है। तो वापस रेस्टोर हुआ कॉन्फिडेंस, मैं आपसे कहता हूँ। दबी जबान में भाजपा के समर्थक भी सोचते थे कि यार मज़ा नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर में, कुछ दिन और चलाना चाहिए था, पाकिस्तान को ठोकना चाहिए थे, भावना चाहिए। तो आज जो हुआ है 3 व्यक्तियों की मृत्यु और गोली लगी उनके, जो कहना चाहिए उससे देश के जनमानस को एक शांति मिली एक तरह से कि ठीक है यार। और उसी अनुपात में भाजपा ग्राफ, जो कुछ लोग कहते थे डिक्लाइन हो रहा है, दबी जबान में नहीं हो रहा है, वो वापस से फिर से खड़ा हुआ। तो वापस से कह सकते हैं हम आज इस ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, नाउ इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, शट डाउन ऑल दिस, शट डाउन ऑल दिस। आ गए सामने, आपके सामने एक्शन आ गया। बहस किस बात की? बहस इसी बात की थी कि सरकार ने क्या किया, 3 आतंकवादी ला के नहीं आप बेसिकली ला पाए। बाकी तो सब्सिक्वेंट इशू, किसने किसके जहाज गिराए नहीं गिराए और बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन मेन राष्ट्र ये चाहता था कि वो 3 अपराधी कौन हैं, उनको मृत्युदंड की सज़ा आपने दी कि नहीं दी? दे दी सरकार ने जो है ये। तो दैट वे तो ऐतिहासिक क्षण था और इसी कारण से इन सब बातों से नरेंद्र मोदी को भी लोग सुनना चाहते हैं। देश में बहुत ज़बरदस्त जिसे कहना चाहिए उत्सुकता थी आज भी जो है और रहेगी हमेशा। जब भी वो बोलते हैं सारा राष्ट्र उनको सुनता है। सो दिस इज़ ऑल, तो दिस इज कंबाइन ऑफ 2 फैक्टर्स, मोदीज पॉपुलरिटी, पीपल्स एक्साइटमेंट टू लिसन मोदी, एंड एट द सेम टाइम अमित शाह का जो गृह मंत्री के नाते जो बयान था अद्भुत था। तो इज ए डेडली कंबाइन ऑफ दीज 2 इंसिडेंट्स जिसे आप कहते हैं, जिससे राष्ट्र के लोगों में जो है एक बड़ा कहना चाहिए सरकार के प्रति, सेना के प्रति जो है एक आभार का सेंटीमेंट जो है, एक थैंक यू वोट जिसे कहना चाहिए, वो आज सामने आया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है मन की बात, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो सरकारी कार्यक्रम की छवि को छोड़ करके करोड़ों लोगों के सामने मेरिट पर खड़ा हो गया है? ये सच है कहना कि शुरुआती दौर में इसका जो छवि थी एक सरकारी कार्यक्रम की थी कि भी एक दूरदर्शन में आप राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं जैसे, इस तरह का था। लेकिन भरोसा था नरेंद्र मोदी को एक दिन ये कार्यक्रम गति पकड़ेगा जो है। अब 124 एपिसोड हो गए हैं, गति पकड़ गया है। एक कारण ये भी रहा है कि अब जो बोलते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री, पार्टी कार्यकर्ता उनको बैठ के सुनते हैं, देखते हैं उससे। दूसरा ये भी है कि प्रसार भारती में 19 सैगल आए हैं तो उन्होंने इसको और बढ़ाया। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था प्लस पीएमओ में जो है इसका बड़ा इस पर काम हुआ है इसके अंदर कि ये कार्यक्रम आम जनता तक पहुँचे कैसे। एक बार तो पहुँचाओ ना, फिर पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो अब मुझे लगता है इट हैज़ गेन्ड मोमेंटम विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब इस कार्यक्रम को लोग सरकारी कार्यक्रम नहीं मान रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं ब्रॉडली इट हैज़ अचीव्ड द लेवल ऑफ अराउंड 80% पॉपुलरिटी एक तरह से ऑफ ए जेन्युइन प्रोग्राम जो है। तो अच्छा है प्रोग्राम, आप सही कहते हैं। उसमें क्या है कि एक तो मन से बोलते हैं वो बात, सच्चे मन से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बोलते हैं आप देखिए। और एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेटफार्म है देश में, पहले सिफारिशें आती थी पद्मश्री और पद्म भूषण के लिए, वो सारी बंद हो गई हैं। सिफारिशी पत्र आते थे, मंत्रालय प्रोसेस करता था, अपनी सिफारिश होती थी मंत्रियों की इसकी अघोषित लिस्ट बनती थी पहले, इनको देना है। वो सारा का सारा ढांचा नरेंद्र मोदी ने डिमोलिश कर दिया है। और अब ग्राउंड क्या है उसका? मन की बात। एक ग्राउंड है मन की बात। जितने लोगों को अगर पुरस्कार मिलता है कहीं ना कहीं मन की बात के पात्र रहे होते हैं, उस कहानी के हीरो रहे होते हैं। उस कहानी के जो गांव की कहानी है, शहर की कहानी, शिक्षा की कहानी है, किसी विकलांग की कहानी है, किसी महिला की कहानी है, उन सारी कहानियों को जोड़ करके जो बनता है ग्रुप, उसे कहते हैं मन की बात एक तरह से जो है। तो एक तरह से होमवर्क अब किसी मंत्रालय को करने की आवश्यकता नहीं है आपको जो है। क्यों? इसमें क्या सैनिक का भी सम्मान होता है, महिला का सम्मान होता है, गरीब का सम्मान होता है। गांव में छोटे छोटे आविष्कार करते हैं लोग जो हैं, गुदड़ी के लाल, उनका सम्मान होता है।
तो प्रिसाइजली आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि अब ये कार्यक्रम सरकारी छवि से हटके थोड़ा सा एक नेचुरल पॉपुलर कार्यक्रम होने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गया है। सर, लंदन में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुवादक के घबराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहजता और सरलता ने वहां पर ब्रिटिश पीएम और पत्रकारों का दिल जीत लिया। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? घटनाक्रम नेचुरल है ये नरेंद्र मोदी का नेचुरल एक्सप्रेशन है। आप देखते हैं उनकी जनसभाओं को बच्चा तस्वीर लेके खड़ा होता है तो बुलाते हैं, पुचकारते हैं, साइन करते हैं और वो क्या है कि ट्रेंड कर जाता है फ़ोटो। तो है कुछ कुदरत, उनको कुछ मौका भी देती है और मौके को एनकैश करना भी उनको आता है, जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। अब वो क्या है कि जो समझौता की इसका व्याख्या चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमेंट किया, अनुवादक जो है उसको ठीक से कर नहीं पाई, हिंदी में अनुवाद के हिसाब से प्रॉपर शब्द नहीं मिला होगा कभी कभी जो है। तो नरेंद्र मोदी ने समझ लिया कि अटक गई है ये अनुवादक जो है, तो कोई ना अंग्रेजी में पढ़ दो और हम भी कभी कभी सेलेक्टिवली अंग्रेजी भाषा में काम ले लेते हैं, परेशान मत हो तुम। बात छोटी सी थी, नरेंद्र मोदी से हीरो बनते हैं। वो मैंने कहा ना कि एक अलग ये आदित्य, एक अलग तुम एक शोध करना कभी इस पर कि नरेंद्र मोदी की जो एक्स्ट्रा पॉपुलरिटी है या आकर्षण, ये क्या है, इसका क्या कारण है। छोटी छोटी घटनाएं उनको हीरो बनाती हैं, लोग उसको देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, फिर वो ट्रेंड कर जाती हैं घटनाएं जो है। एनी हाउ, तो ये घटना इस तरह की थी, इट वॉज ए लाइट मूड, लेकिन बट इट कॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो फिर सर एक चर्चा निकल पड़ी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। ये चर्चा देश में हो रही है, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसा देखते हैं? ये तो फैक्चुअल डेवलपमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। अब इंदिरा गांधी के भी क्या है कि शासन के 2 टुकड़े हैं। अगर अनइंटरप्टेड कहा जाए सिंगल टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, तो नेहरू के बाद 2 नंबर पे हैं आज नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी से अगर हम इसकी तुलना करते हैं और नेहरू का देख लें पहले, तो नेहरू 16 साल समथिंग ऐसा रहे जो है, 5 साल ऐसे टाइम पे रहे जब चुनाव ही नहीं हुआ था आज़ादी के बाद। उसको अगर आप काउंट करते हैं तो 16 साल बनते हैं, नरेंद्र मोदी 11 साल हैं। उस रिकॉर्ड को भी नरेंद्र मोदी को तोड़ना होगा, तो तीसरा टेन्योर पूरा करेंगे और चौथी बार फिर उनकी शपथ होनी चाहिए 1 साल के लिए कम से कम, तो नेहरू को भी तोड़ देंगे। और इसमें मुझे कोई संशय आज के हालात को देखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोदी का भी कोई अल्टरनेटिव जो डेवलप नहीं हो पाया है सो फार जो है, ऐसा मुझे लगता है। तो नेहरू का तो मैंने आपको इस तरह कहा, लेकिन अगर आप चुनाव के घोषित प्रधानमंत्री की तुलना में करेंगे तो नरेंद्र मोदी आज उसको पूरा कर चुके हैं, जवाहरलाल के बराबर को। दिनों में जाएंगे तो जवाहरलाल के 6125 का कुछ ऐसा आंकड़ा है, और नरेंद्र मोदी का 4078 और इंदिरा गांधी का 4077 ऐसे कुछ आंकड़ा उस सीक्वेंस में मैंने देखा था जो है ये। अब आप इंदिरा गांधी पे आ जाइए, इंदिरा गांधी का भी यही है। और वैसे अगर वो कहा जाए, नेहरू मैंने कहा ना 12 साल रहे थे टोटल, तो इनके तो 11 साल हो गए, थोड़े दिनों में बराबर हो जाएंगे दैट वे। इंदिरा गांधी क्या है, वही अनइंटरप्टेड वाली जो बात है उसमें जो है, तो इंदिरा गांधी के भी कुछ 16 साल समथिंग ऐसे रहे हैं, और उनके 17 साल हो गए थे, 12 साल तो जेन्युइनली नेहरू के इलेक्टेड और 5 साल वैसे मिला के जो है। एंड इज जस्ट बिगनिंग, पता नहीं किस किस का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अभी तो परिवर्तन के कोई आसार नहीं। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के 15 साल 11.5 महीने के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रिकॉर्ड को क्या कभी नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे? जहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, तो नेचुरली उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं आगे चलकर। बट एट द सेम टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनको मिले हैं, वो रिकॉर्ड न तो टूटा है न आगे कहीं टूटने की संभावना है। इस 11-11.5 वर्षों में आप देखिए, जिस देश में गए हैं, हर देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो उनको दिया गया है। और कभी कभी तो ऐसा लगता था देख के मुझे कि सारे राष्ट्रों में होड़ है एक तरह से कि मोदी को सम्मानित कैसे करें। इसलिए नरेंद्र मोदी आजकल जहाँ भी जाते हैं, पहला एजेंडा वहाँ का देश उनके सामने रखता है, साहब मेरे यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, मैं आपको देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। तो एक ऐसा रिकॉर्ड 28 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो आज तक न तो कोई तोड़ पाया और शायद ही कोई तोड़ पाए, नो चांस। सर, एक सर्वे हुआ मॉर्निंग कंसल्ट का, उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, इट्स ओनली रिपीटेड अनाउंसमेंट। मैं तो लास्ट ईयर एक एजेंसी ने सर्वे किया था, उसने 75 का 78% समथिंग ऐसा बताया था उसमें जो है। तो फैक्ट है, एज एन आप उनकी तुलना आज आप किससे करोगे पूरे वर्ल्ड में? अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे जाके, तो आप ट्रंप से तुलना करोगे अमेरिका से? नो मैच। ट्रंप तो विवादों का पुलिंदा है, कंट्रोवर्सीज का पुलिंदा है, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। आप देखिए, एक स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन नहीं है वो इस तरह से।
चाइना का आप देख रहे हैं डिक्टेटरशिप है आपके सामने, पुतिन का आप देख रहे हैं युद्ध में अटका हुआ है, लड़ाइयों में अटका हुआ है, लड़ रहा है वहाँ सैनिक की तरह खड़ा होकर। तो आज एक जो स्टेबल प्राइम मिनिस्टर है, एक स्टेबल ग्लोबल लीडर है, जो कि सामान्य बुद्धि से, एक्स्ट्रा बुद्धि से स्थायित्व ढंग से सोचता है, स्थायी काम करता है, ऊक चूक फैसले जिसे टेम्परामेंटल फैसले ट्रम्प की तरह नहीं लेता है और देश को आगे बढ़ाता है, और आज इतने समय से जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो कोई लीडर सामने है नहीं ऐसा। तुलना इनसे होती है बेसिकली। तो सर्वे करेक्ट है, सर्वे मैनिपुलेटेड नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव्स पहुंचे तो वहां पर विदेशी मीडिया का रिस्पांस प्रधानमंत्री के इन दौरों को लेकर कैसा रहा? अच्छा था। न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, वाशिंगटन पोस्ट देखिए, वहाँ के अखबार देखिए, और भारत में तो कमाल का जिसे कहना चाहिए कम्युनिकेशन है पीएमओ का लीडिंग अखबारों के साथ और ख़ासकर अंग्रेजी अखबारों के साथ। इतना अच्छा रिपोर्टिंग होता है, मतलब और एक जैसा होता है, मतलब है कि स्वर कॉमन है इन द सेंस कि जो मेरिट है वो मेरिट सामने आती है, जो समझौता होता है वो आता है। अननेसेसरी लोग दाएं बाएं नहीं झांकते हैं, एक तरह से होता है, मुझे तो कमी निकालनी है उसके अंदर जो है। तो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुआ, पूरे देश में हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, विदेशों में हुआ। विदेशों में तो सारा फोकस मालदीव पे ही रहा एक तरह से। मालदीव ने यू टर्न लिया, उसको नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा गया एक तरह से, भूल सुधार इन ए वे जो कहा गया। तो मीडिया का अच्छा है, मीडिया का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, और एक थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट होता है मीडिया का वो भी बहुत अच्छा था। कुल मिला के जो मीडिया की दृष्टि से ये यात्रा एक सफल यात्रा थी, और इसमें कोई नेगेटिव स्टोरी जो है ना कहीं लगी नहीं, इससे प्लांट भी नहीं हुई और वैसे देखी भी नहीं गई है। एनालिसिस लोग करते हैं, ज़्यादा एनालिसिस तो मालदीव को लेके ही रहा कि चाइना का क्या रिएक्शन होगा, जो अपनी बातचीत हुई जैसे जो है। तो इट सक्सेसफुल विजिट ऑन मीडिया पैरामीटर्स यू कैन से। बिल्कुल, और जो आपका एनालिसिस था सर आउटस्टैंडिंग, प्रधानमंत्री के फिर से एक बार होते इस विदेश दौरे को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश पहुंचे, और भारत ने एक बहुत लंबा सफ़र तय इस दौरान किया है, एंड स्टिल स्काई इज़ द लिमिट भारत के लिए। लेकिन लगातार इस सफ़र में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को उस एक पोजिशनिंग पर पहुँचाया है जहाँ पर एक लाइन सेट की है। लाइन सेट की गई है उन देशों के लिए जिसमें चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। लाइन सेट की गई है मालदीव्स के लिए जो इंडिया आउट का नारा देता था, आज वेलकम इंडिया कहते हुए रेड कार्पेट बिछा रहा है। लाइन सेट की गई है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो टैरिफ प्रेशर बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ कर लेते हैं। यानी कि दोस्ती होनी है या फिर दूरी होनी है, ये तय होगा भारत की शर्तों पर और सामने वाले देश के रवैये पर, और यही है भारत की डिप्लोमेसी। अगर इन शॉर्ट कहूं, इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमेसी ऑफ अ स्पाइन। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर, आपका द जेसी शो में जुड़ने के लिए और इस एनालिसिस को करने के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।